So good evening everyone. So ये अपनी KBPI की लास्ट क्लास होगी. So पिछले क्लास तक हमने इलेक्ट्रोस्टैट्स और करंट इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे थे काफ़ी सारे. इस क्लास में करंट और उसका मैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में बस एक छोटा सा पार्ट है, उस पर कुछ क्वेश्चंस देखेंगे. और ऑप्टिक्स एक बहुत बड़ा चंक है तुम्हारे KBPI सिलेबस का, उस पर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं. ठीक है, तो उसके कुछ क्वेश्चंस देखेंगे यहाँ पे. सो मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर में जो भी आए हैं वो इस तरीके से कवर हो जाएंगे यहाँ पे. ठीक है, सो तुम लोगों ने ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखा है KBPI का, बुकलेट खरीदा है उसका. सो तुम देख सकते हो उसमें मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस ऑप्टिक्स पे, फिर मैकेनिक्स पे, और मतलब 11th और 10th इन्फ्लुएंस ही ज़्यादा है, 12th का इन्फ्लुएंस वहाँ पे उतना ज़्यादा नहीं है. सो उस हिसाब से तुम मतलब अपना अटेम्प्ट उस हिसाब से मतलब डिसाइड कर सकते हो कि कौन से क्वेश्चंस तुमको अटेम्प्ट करने हैं और कौन से क्वेश्चंस छोड़ने हैं. ठीक है, अभी जो KBPI के पेपर्स भी हो रहे हैं तुम्हारे, तो बहुत लोगों के अच्छे मार्क्स आ रहे हैं उसमें. ठीक है, काफ़ी लोगों के अच्छे मार्क्स आ रहे हैं. सो प्रोबेबिलिटी ये है कि तुम जो 7th को होने वाला है KBPI, उसमें मोस्ट प्रोबेबली क्रैक कर लोगे, कट ऑफ क्लियर हो जाएगा. ठीक है, सो एनीवे चलो हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं. कुछ बचे खुचे जो भी क्वेश्चंस है उस पर बस देख के ये रैप अप करते हैं ये KBPI की क्लास. सो सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं इसमें. सो ये करंट से ही रिलेटेड है, सर्किट से रिलेटेड. सो यहाँ पे देख सकते हो दो सर्किट्स हैं. एक में EMF या बैटरी E1 है और इसमें रेजिस्टेंस R1 लगा रखा है, और इसमें EMF E2 है या बैटरी जो E2 है और रेजिस्टेंस R2 लगा रखा है. ठीक है, इन दोनों का कनेक्शन वायर 1 से हुआ है. ठीक है, सो इन द सर्किट वायर 1 इज ऑफ नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस, देन current will flow through wire 1 if E1 is not equal to E2. Current will flow through wire 1 if E1 by R1 is not equal to E2 by R2. Current will flow through wire if E1 plus E2 by R1 plus R2 is equal to E1 minus E2 by R1 minus R2. And last, no current will flow through wire 1. So इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है आंसर D, डायरेक्टली हम ये बोल सकते हैं कि इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगा. ठीक है, सो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये है कि दो अलग अलग सर्किट को जब सिर्फ एक वायर से जोड़ा जाता है तो इसमें करंट फ्लो नहीं हो सकता, चाहे तुम कुछ भी कर लो, कुछ भी कंडीशन लगा लो, कैसा भी सिचुएशन लेके आ जाओ, इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होने वाला. ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि करंट जो है हमेशा एक साइकिल में मूव करता है. अगर इधर से करंट जा रहा है तो इधर से करंट वापस आना चाहिए. मतलब अगर मान लो करंट इधर से फ्लो हुआ इधर की तरफ, तो एक रास्ता इसके पास होना चाहिए था जिससे कि इधर के डायरेक्शन में वो फ्लो करे. अगर दूसरा वाला डायरेक्शन नहीं है अवेलेबल तो वो उधर जाएगा ही नहीं, फ्लो ही नहीं होगा. ठीक है, मतलब एक वायर लगा रखा है तो कोई फ्लो नहीं होगा. अगर यही मैं दूसरा वायर भी यहां पे लगा देता तब इसमें जरूर फ्लो करता. ठीक है, सो कॉन्सेप्ट यही है कि करंट हमेशा साइकिल में फ्लो होता है, वो एक तरफा फ्लो नहीं होता है कि एक तरफ से बस फ्लो कर गया और फिर दूसरे तरफ से फ्लो ना करे, ऐसा कभी भी नहीं होता. इस वजह से इस सर्किट इस वायर में कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा, चाहे कोई भी कंडीशन ले लिया जाए. ठीक है, सो ये अपना पहला क्वेश्चन था. इस पे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो एमीटर और वोल्ट मीटर पे है. एमीटर के बारे में तुम्हें पता है कि वो करंट मेजर करने के लिए यूज होता है, और वोल्ट मीटर का यूज वोल्टेज मेजर करने के लिए यूज होता है. तो तुमको पता है कि एमीटर जो है हमेशा सीरीज में लगाया जाता है, इसको यूजुअली सीरीज कनेक्शन में देते हैं हम. और एमीटर को ऐसे डिजाइन किया जाता है सच दैट इसका रेजिस्टेंस कम से कम हो, नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस हो. जितना कम रेजिस्टेंस रहेगा एमीटर उतने अच्छे से करंट को मेजर कर पाएगा. सो इसकी रेजिस्टेंस जो है वो कम से कम होनी चाहिए, जितनी कम रखोगे उतना ज्यादा अच्छे से वैल्यू मेजर करके देगा ये तुम्हें. और वही वोल्ट मीटर जो है, वोल्ट मीटर लगाया जाता है पैरेलल में, इसको पैरेलल कनेक्शन के साथ लगाया जाता है.
इसका रेजिस्टेंस ज्यादा होना चाहिए। सो जितना ज्यादा रेजिस्टेंस रखोगे वोल्ट मीटर का, उतना ज्यादा अच्छा रीडिंग तुमको ये देगा, तुम्हें वोल्टेज की रीडिंग निकाल के देगा तुम्हें। सो एक आइडियल एम मीटर का रेजिस्टेंस होता है 0 और एक आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस होता है इंफिनिटी, बहुत ही बड़ा वैल्यू। ठीक है, सो ये इसी से रिलेटेड एक सवाल आया है। सो सवाल में ये बोला गया है कि इन द सर्किट शोन अ स्टूडेंट परफॉर्मिंग ओम्स लॉ एक्सपेरिमेंट एक्सीडेंटली पुट्स द वोल्ट मीटर एंड एम मीटर एज शोन इन द सर्किट। तो स्टूडेंट ने उल्टा फुल्टा लगा दिया, एम मीटर को लगाना चाहिए था यहां पे और वोल्ट मीटर को लगाना चाहिए था यहां पे, इसने उल्टा कर दिया, इधर एम मीटर लगा दिया और उधर वोल्ट मीटर लगा दिया। तो सवाल अब ये पूछा गया है कि व्हाट इज द रीडिंग इन द वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर में कितना रीडिंग है। सो देखो क्वेश्चन में इन्होंने एम मीटर और वोल्ट मीटर की कोई रेजिस्टेंस के बारे में कुछ नहीं बता रखा है, इस वजह से हम इसको आइडियल मान के चलेंगे कि आइडियल है। तो आइडियल है, इसका रेजिस्टेंस 0 है, तो क्या ये एक वायर बन गया, रेजिस्टेंस अगर 0 है तो इस टाइप से, मतलब अगर ये वायर बन गया तो ये शॉर्ट सर्किट हो गया। शॉर्ट सर्किटिंग ऐसे ही होता है कि अगर मान लो एक रेजिस्टेंस है और ऊपर से तुमने वायर लगा दिया, करंट अगर फ्लो होगा तो करंट ऊपर से निकल जाएगा, इसमें करंट जाएगा ही नहीं। सो अगर ये एक आइडियल एमीटर है तो ये शॉर्ट सर्किट हो गया, इसका काम खत्म हो गया। ठीक है, सो सर्किट में 6 वोल्ट वोल्ट मीटर और ये 2 किलो ओम का सिर्फ रेजिस्टेंस दिखेगा तुम्हें। अब वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस इंफिनिटी है, सो वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस अगर इंफिनिटी है तो 6 इज इक्वल टू आई इंटू 2 प्लस आर लिख सकते हैं, जहां पे आर इज द रेजिस्टेंस ऑफ इसका। सो क्या आई की वैल्यू नियर अबाउट 0 हो गई, क्योंकि आर जो है वो इंफिनिटी को टेंड कर रहा है। सो अगर करंट 0 हो गया, करंट अगर इसमें 0 हो गया तो इस पॉइंट का पोटेंशियल और इस पॉइंट का पोटेंशियल ये दोनों सेम हो गए, मतलब ए पॉइंट और ए पॉइंट ये दोनों सेम हो गए, ए और ए डैश, बी पॉइंट और बी डैश पॉइंट ये दोनों भी सेम हो गए। तो बताओ कितना आएगा रीडिंग, क्या वोल्ट मीटर का रीडिंग इस बैटरी के वोल्टेज के बराबर हो गया, क्योंकि जितना वोल्टेज यहां पे है एग्जैक्टली उतना ही वोल्टेज यहां पे भी आएगा। सो इस वजह से रीडिंग जो होगा वो 6 वोल्ट हो जाएगा। सो ये तुम्हारी रीडिंग आएगी। ठीक है, सो ये कॉन्सेप्ट था यहां पे एम मीटर और वोल्ट मीटर से रिलेटेड। ठीक है, समझो। यहां पे मैंने ओम्स लॉ लगाया है, वोल्टेज इज इक्वल टू करंट इंटू टोटल रेजिस्टेंस। सो टोटल रेजिस्टेंस 2 किलो ओम प्लस इसका रेजिस्टेंस। अब इसका रेजिस्टेंस अगर इंफिनिटी है तो 6 अपॉन इंफिनिटी 0 के आसपास आ गया। ठीक है, मतलब इस सर्किट में कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है। तो अगर कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट दोनों एक जैसे हो गए। ठीक है, और ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट दोनों एक जैसे हो गए। जैसे एक वायर है, वायर में कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है या फिर कोई भी करंट नहीं है, कोई भी करंट नहीं है या फिर कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल और इस पॉइंट का पोटेंशियल दोनों सेम हो जाएगा। जैसे बैटरी में जो वोल्टेज ड्रॉप आता है वो क्यों आता है, क्योंकि दोनों अलग अलग पोटेंशियल पे है। इस वजह से इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है ये 6 वोल्ट के बराबर हो जाता है। इसी को हम लोग बोलते हैं वोल्टेज डिफरेंस ऑन बैटरी या वोल्टेज ड्रॉप ऑन बैटरी। अब यहां पे जब कोई करंट ही नहीं फ्लो हो रहा है तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, मतलब ये दोनों पॉइंट जो होंगे वो सेम हो जाएंगे, और इधर के ये दोनों पॉइंट्स ये दोनों सेम हो गए, ये एक वायर पे और ये एक दूसरे वायर पे। सो हम लोग बोल सकते हैं कि यहां पे जितना ड्रॉप आ रहा है उतना ही ड्रॉप यहां पे भी आएगा, वोल्ट मीटर पे भी। सो इस वजह से जो तुम्हारा वोल्टेज ड्रॉप आएगा या रीडिंग आएगा वो 6 वोल्ट के बराबर हो जाएगा। ठीक है, सो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, सो अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है मैग्नेटिज्म के ऊपर। ठीक है, सो फैराडेज लॉ के बारे में तुमने पढ़ा होगा 10th में। फैराडेज लॉ
मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, इसको एक्सप्लेन करता है। क्या होता है वो? फैराडे लॉ सिंपली ये होता है कि अगर किसी वायर में अगर करंट फ्लो हो रहा है तो उस करंट की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है उसके अगल बगल के रीजन में, जिसको हम लोग बायोट सावर्ट लॉ से एक्सप्लेन करते हैं। जैसे मान लो अगर ये एक वायर है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है आई, और ये वाला पॉइंट है जो कि डिस्टेंस आर पे है, तो इस पॉइंट पे तुम मैग्नेटिक फील्ड दे सकते हो, वो होगा म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू आई इंटू डीएल क्रॉस आर डिवाइडेड बाई आर क्यूब। इस फॉर्मूले से तुम किसी भी पॉइंट का मैग्नेटिक फील्ड बता सकते हो, इसको बोलते हैं बायोट सावर्ट लॉ। ठीक है, सो यहां पे भी सवाल यही पूछा गया है, इस सेटअप के बारे में बताया गया है। ये है तुम्हारा बायोट सावर्ट लॉ। ठीक है, एक लॉ ये है और एक लॉ और है फैराडेज लॉ। फैराडेज लॉ पे भी आते हैं, उसको अगले स्टेप में डिस्कस करेंगे। पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सो इस क्वेश्चन में देखो क्या बोला गया, इन एन एक्सपेरिमेंट सेटअप ए कंसिस्ट ऑफ टू पैरेलल वायर which carry currents in opposite direction as shown in the figure. A second setup B is identical to setup A except that there is a metal plate between the wires. तो सेटअप ए है ये, सेटअप बी है ये, इन दोनों के बीच में बस एक ही डिफरेंस है कि यहां पे मेटल प्लेट है, यहां पे हवा है, यहां पे हवा है और यहां पे मेटल प्लेट है। नाउ लेट एफ ए एंड एफ बी बी द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स बिटवीन द टू वायर्स। इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है इतना। देन व्हाट कैन वी कंपेयर करके अपने को बताना है कि एफ ए और एफ बी में क्या रिलेशन होगा। ठीक है, सो ये अगर मैग्नेटिक फील्ड है, जैसे मैग्नेटिक फील्ड बायोट सावर्ट लॉ से दे रहे हैं अपन, वैसे ही मैग्नेटिक फोर्स जो होता है, ये तुम 12th में पढ़ोगे, ये अभी इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर भी मैं बता देता हूं। मैग्नेटिक फोर्स होता है आई इंटू डीएल क्रॉस बी। किसी भी वायर पे जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा वो लगेगा इतना। सो अगर मैं इसको I1 बोल रहा हूं तो मैग्नेटिक फील्ड I1 से रिलेटेड इतना है। तो अगर मान लो इसमें मैं I1 बोल रहा हूं और इसमें करंट I2 बोल रहा हूं, तो I1 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इतना बनेगा और I2 आएगा यहां पे, अगर अपने को मैग्नेटिक फोर्स इस पे निकालना है तो। ठीक है, I1 की वजह से इतना मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है और I2 पे जो मैग्नेटिक फोर्स आएगा उस मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू इतनी देंगे अपन, I2 इंटू डीएल क्रॉस बी। डीएल से कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, डीएल का मतलब सिंपली एल होता है, एल क्रॉस बी इसका लेंथ। वैसे ही यहां पे भी डीएल का मतलब यही है, सिंपली ये एल क्रॉस आर इसका लेंथ। ठीक है, सो ये मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फोर्स, I2 इंटू एल क्रॉस बी म्यू नॉट बाई 4 पाई I1 इंटू एल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब। ठीक है, सो क्वेश्चन में ये बोला गया कि इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है एफ ए, और इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है एफ बी। सो एफ ए और एफ बी को कंपेयर करना है। सो देखो, जो फोर्स अभी लिखा था मैंने एफ, वो लिखा था I2 इंटू एल क्रॉस बी। सो जरा बी की वैल्यू रखो इसमें, ये है म्यू नॉट बाई 4 पाई I1 इंटू एल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब। ठीक है, यहां पे देखो I2 L I1 L आर क्यूब, ये जो भी इस सेटअप में यूज हो रहा है वही सेम वैल्यू इस सेटअप में भी यूज होगा। जो चीज बदल सकता है सिर्फ वो है ये फैक्टर म्यू नॉट बाई 4 पाई, इसको हम लोग बोलते हैं परमिएबिलिटी। म्यू नॉट होता है परमिएबिलिटी, और जो कूलम फोर्स में एप्सिलॉन आता है उसको हम लोग बोलते हैं परमिटिविटी। सो परमिटिविटी और परमिएबिलिटी इन दोनों में डिफरेंस होता है। जैसे कूलम फोर्स याद करो, कूलम फोर्स मैंने बताया था, कूलम फोर्स 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ये मैंने बताया था कूलम फोर्स। इसमें ये जो एप्सिलॉन है इसको हम लोग बोलते हैं परमिटिविटी।
सो परमिटिविटी और परमेबिलिटी में डिफरेंस ये है, परमिटिविटी का मतलब होता है परमिशन, एक टाइप का परमिशन। अगर दो चार्ज के बीच में फोर्स लग रहा है तो उन दोनों के बीच में जो भी मीडियम है वो डिसाइड करेगा कि फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा, या लगेगा तो कितना लगेगा। परमिशन मिल रहा है मीडियम का, यहां पे मीडियम बताएगा कि फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा, या फोर्स की वैल्यू कितनी होगी। और यही परमेबिलिटी, परमेबिलिटी का मतलब होता है पोरस, जैसे पोरस स्ट्रक्चर होता है ना, एंटर कर सकते हो, परमिएबल। तो परमेबिलिटी ये बताता है कि जो फोर्स है क्या उस मीडियम के अंदर जा सकता है कि नहीं जा सकता है। एक है पोरस और दूसरा है परमिशन। एक परमिशन दे रहा है कि फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा, और दूसरा यह बता रहा है कि क्या वो फोर्स एंटर करके पास हो सकता है कि नहीं हो सकता। ठीक है, तो जब मैं यहां पे मेटल लगा रहा हूं तो यहां पे जो भी यहां पे फोर्स के लाइंस बनेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं सिंपली फील्ड लाइंस, वो फील्ड लाइंस यहां से एंटर करके बाहर निकल जाएंगे। जब एंटर करके बाहर निकल पा रहा है तो दोनों के दोनों सेम ही फोर्स लगेंगे, मतलब यहां पे जो फोर्स यहां पे लग रहा होगा वही सेम फोर्स यहां पे भी लग रहा होगा। ठीक है, परमिएबल है ये मीडियम बीच वाला। परमिएबल क्यों है? क्योंकि यहां पे मेटल प्लेट यूज हो रहा है। यही अगर मेटल प्लेट की जगह पे मैं नॉन मेटल यहां पे यूज कर लेता, या नॉन मेटल या इंसुलेटर अगर मैं यूज करता, तो वो फिर उसकी परमेबिलिटी बदल जाती। वहां पे फील्ड लाइंस या ये जो फोर्स के लाइंस है ये एंटर करके एग्जिट नहीं हो पाता, तो वहां पे फोर्स बदल जाता। लेकिन यहां पे ऐसा नहीं हो रहा है, यहां पे जो भी फील्ड लाइन से फोर्स होंगे वो इस मीडियम के थ्रू क्रॉस कर जाएगा। बात समझ में आ रहा है? सो इस वजह से एफ ए और एफ बी ये दोनों के दोनों बराबर होंगे, और इस वजह से आंसर इसका आएगा सी। अब अगर यही मैं तुमसे पूछता कि दोनों के बीच में कूलम फोर्स कितना लग रहा है, क्या इसमें कूलम फोर्स और इसमें कूलम फोर्स सेम होगा? तो कूलम फोर्स सेम नहीं होगा, कूलम फोर्स बदल जाएगा। क्योंकि जब यहां पे हवा है, यहां पे परमिशन की जरूरत नहीं है, फोर्स डायरेक्टली लग सकता है। और जब यहां पे मेटल यूज कर रहा हूं मैं, तो यहां पे कुछ ना कुछ परमिशन यहां पे रिक्वायरमेंट होगी, उस परमिशन की वजह से वैल्यू बदल जाएगी। क्या तरीके से बदलेगी ये अभी मैं डिस्कस नहीं कर सकता यहां पे, वो स्कोप के बाहर है। लेकिन 12th में जाकर के ये चीजें पढ़ोगे, किस तरीके से बदलती है, कितनी वैल्यूज आती है, ये सब चीजें तुम लोग वहां पे डिटेल में पढ़ोगे। सो ओवरऑल समरी इस क्वेश्चन का यही है कि जब परमिएबिलिटी की बात आती है, मेटल अगर बीच में यूज कर रहे हो, हवा की जगह पर अगर मेटल यूज हो रहा है, तो परमिएबिलिटी नहीं बदलती है, परमिबिलिटी की वैल्यू नहीं बदलती है, इस वजह से एफ ए और एफ बी दोनों बराबर हो जाता है। लेकिन अगर परमिटिविटी की बात करें तो परमिटिविटी के सीन में वैल्यूज बदल जाती है। सो इस वजह से इसका आंसर आएगा सी। ठीक है, अगला ये जो क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन तुम्हारा फैराडेज लॉ पे, जो कि है उसी के ऊपर। सो क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, the diagram below shows two circular loops of wire A and B centered on and perpendicular to the x axis. So x axis के ऊपर ये perpendicular है and oriented with their planes parallel to each other. The y axis passes vertically through the loop A. So y axis यहां से पास हो रहा है, ठीक है, ये x है और ये y है, और ये दोनों लूप इस तरीके से रखा हुआ है। ठीक है, देयर इज अ करंट IB इन लूप B. सो करंट इसमें फ्लो हो रहा है IB लूप B में। सो देख सकते हो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में ये करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, पॉसिबल एक्शंस विच वी माइट परफॉर्म ऑन लूप ए आर। तो चार तरीके से एक्शंस ए पे किया जा रहा है। सो क्या क्या एक्शंस है ये? मूव ए टू द राइट along x एक्सिस क्लोजर टू बी। पहले केस में इसको आगे की तरफ मैं मूव कर रहा हूं। दूसरे केस में मूव ए टू द लेफ्ट along x एक्सिस अवे फ्रॉम बी, इसको मैं दूर कर रहा हूं दूसरे केस में। तीसरे केस में एज व्यूड फ्रॉम अबव रोटेट ए क्लॉकवाइज अबाउट वाई एक्सिस। तो इसके अबाउट क्लॉकवाइज में ऐसे घुमाया जा रहा है, ये लूप है तुम्हारा, तो ये इस तरीके से क्लॉकवाइज में घुमाया जा रहा है। और लास्ट केस में रोटेट ए एंटी क्लॉकवाइज, इसको उल्टा घुमाया जा रहा है। सो एक केस में ऐसे घुमाया जा रहा है, मतलब जैसे मान लो ये तुम्हारा लूप है, तो क्लॉकवाइज में एक बार ऐसे घुमाया जा रहा है और एंटी क्लॉकवाइज में एक बार ऐसे घुमाया जा रहा है।
और दूसरा लूप यहां पे है। तो ये 4 पॉसिबल तरीके यहां पे किए जा रहे हैं लूप के साथ, आगे पीछे, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। तो पूछा यह जा रहा है विच ऑफ द एक्शन विल इंड्यूस अ करंट इन ए ओनली इन द डायरेक्शन सोन। ये जो एरो का डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में इन चारों में से कौन से केस में करंट का इंडक्शन होगा, ये अपने को पूछा गया है। सो ये इंडक्शन का कॉन्सेप्ट है तुम्हारा फैराडे लॉ के ऊपर। सो फैराडे लॉ सबसे पहले होता है क्या है उसकी बात करते हैं। फैराडे लॉ क्या एक्सप्लेन करता है? फैराडे लॉ सिंपली ये एक्सप्लेन करता है कि अगर किसी भी लूप में, कोई भी लूप में या कोई भी सर्किट में अगर फ्लक्स का चेंज हो रहा है, जिसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स, सो अगर मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज हो रहा है, इसकी वैल्यू जो होती है ये होती है बी डॉट ए, डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया। ठीक है, बी इज द मैग्नेटिक फील्ड जो उस लूप पे लग रहा है या सर्किट पे लग रहा है, एंड ए इज द एरिया ऑफ द लूप, जो भी लूप की बात हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, सो किसी भी लूप का अगर मैग्नेटिक फ्लक्स बदलेगा तो उसमें करंट का इंडक्शन होगा, इसी को हम लोग फैराडेज लॉ बोलते हैं। ठीक है, लेकिन ये इंडक्शन इस तरीके से होता है, ये इंडक्शन इस तरीके से होता है जो फ्लक्स का जो भी चेंज हो रहा है उसको अपोज करे। ध्यान से समझना इस चीज को। कोई एक लूप है जिसमें मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है तो या तो बढ़ रहा होगा या तो घट रहा होगा, या तो बढ़ेगा या तो घटेगा। तो इस चेंज की वजह से करंट का इंडक्शन हो रहा है, लेकिन यह करंट ऐसे इंड्यूस होगा जो इस चेंज को अपोज करेगा। मतलब अगर मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है तो जो करंट इंड्यूस होगा उसको बढ़ने नहीं देगा, उसको कम करने में लगेगा। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स घट रहा है तो करंट ऐसे इंड्यूस होगा जो उस फ्लक्स को घटने नहीं देगा, मतलब दोनों केस में बदलने नहीं देगा। बढ़ रहा है तो नीचे लाएगा, घट रहा है तो ऊपर ले जाएगा। सो करंट का इंडक्शन इस तरीके से होता है सच दैट वो चेंज को अपोज करे। ठीक है, समझ में आया? सो अब ये चारों केसेस है तुम्हारे पास, इन चारों केसेस में देखना है अपने को कि क्या फ्लक्स बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है। सबसे पहला चीज, अगर बदल रहा है तो जो करंट इंड्यूस हो रहा है क्या उसको अपोज कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये दो चीजें देखनी है अपने को इसमें। ठीक है, फ्लक्स बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है। अगर फ्लक्स बदल रहा है तो ये जो करंट आ रहा है क्या उसको अपोज कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? सो देखो, ये इसका जो है करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा ये हम राइट हैंड रूल से देते हैं। देखो, करंट ऐसे फ्लो हो रहा है तो इस तरीके से घुमाओ अपने अंगूठे को, अपनी उंगलियों को, तो जो अंगूठा आएगा वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। सो ये ऐसे घूम रहा है, सो मैग्नेटिक फील्ड आया इधर। तो मैग्नेटिक फील्ड अगर इधर आया तो इस पे मैग्नेटिक फील्ड आया यहां पे। ठीक है, सो ये भी लूप यहीं पे रखा हुआ है और इसका जो एरिया वेक्टर है वो यहां पे है, इसका भी एरिया वेक्टर यहीं पे है। ठीक है, सो पहला एक्शन लेते हैं, मूव ए टू द राइट। अगर मैं इसको राइट साइड में मूव करूं तो क्या ये बी और ए, बी डॉट ए, क्या ये बढ़ेगा? बी की वैल्यू देखो बढ़ेगी, आर कम हो रहा है। बायोट-सावर्ट लॉ, बायोट-सावर्ट लॉ में म्यू नॉट बाई 4 पाई आई इंटू एल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब। आर क्यूब है अगर, सो मैग्नेटिक फील्ड जब तुम आगे करोगे तो बढ़ेगा। मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा मतलब फ्लक्स बढ़ा। इस फॉर्मूले से फ्लक्स बदल रहा है, सो करंट का इंडक्शन होना चाहिए। क्लियर है? फ्लक्स चेंज हो रहा है, यहां पे करंट का इंडक्शन होना चाहिए। अब दूसरा चीज यहां पे ये देखना है कि जो ये करंट आ रहा है क्या इस चेंज को अपोज कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, सो फ्लक्स बढ़ रहा है इस डायरेक्शन में और इसका जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है इस डायरेक्शन में आ रहा है। देखो फिर से, इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है तो क्या मैग्नेटिक फील्ड इधर आ रहा है? बताओ, क्या ये अपोज कर रहा है कि नहीं कर रहा है? फ्लक्स इधर बढ़ रहा है और उसका मैग्नेटिक फील्ड इधर आ रहा है,
तो क्या ओपोजिशन हो रहा है? ओपोजिशन हो रहा है, मतलब ये सही है। दोनों चीजें देख ली अपन ने। पहले चीज ये देखी कि क्या फ्लक्स बदल रहा है कि नहीं, और दूसरी चीज ये देखी कि क्या ये अपोज कर रहा है कि नहीं। तो दोनों चीजें हो रही है। वैसे ही दूसरा केस लो अब। मूव ए टू द लेफ्ट। ए लेफ्ट में गया, आर की वैल्यू नीचे हुई, आर की वैल्यू बढ़ी। आर की वैल्यू बढ़ी मतलब मैग्नेटिक फील्ड कम हुआ। मैग्नेटिक फील्ड कम हुआ मतलब फ्लक्स कम हुआ। फ्लक्स बदल रहा है, फ्लक्स बदल रहा है। तो फ्लक्स बदल रहा है और वो कम हो रहा है। फ्लक्स बदल रहा है, वो कम हो रहा है। तो क्या ये करंट इसको अपोज कर रहा है कि नहीं कर रहा है? मैग्नेटिक फ्लक्स जो है इस डायरेक्शन में कम हो रहा है, इस डायरेक्शन में कम हो रहा है, और इसका मैग्नेटिक फील्ड भी इधर ही आ रहा है। तो क्या इसको अपोज कर रहा है? अपोज नहीं कर रहा है। सो ये खत्म। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? दोनों चीजें देख रहे हैं हम, फ्लक्स चेंज भी देख रहे हैं और ऑपोजिशन भी देख रहे हैं कि अपोज कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जो भी चेंज होगा उस चेंज को अपोज करना चाहिए। बढ़ रहा है तो बढ़ने नहीं देगा, घट रहा है तो घटने नहीं देगा। ठीक है, तीसरा केस लेते हैं। रोटेट ए क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज घुमाओ। सो लूप ये है, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड है, ये लूप है, इसको मैं क्लॉकवाइज घुमा रहा हूं। तो क्या हो रहा है? एरिया वेक्टर और बी में एक एंगल आ रहा है। पहले एरिया वेक्टर और बी एक ही लाइन पर थे, थीटा 0 था, लेकिन जैसे ही मैं इसको घुमा रहा हूं थीटा यहां पे कुछ ना कुछ आ जाएगा। थीटा कुछ ना कुछ आ जाएगा मतलब ये हो जाएगा बी ए कॉस थीटा। थीटा इज इंक्रीजिंग, सो थीटा अगर बढ़ेगा तो बताओ फ्लक्स क्या होगा? कम होगा। फ्लक्स कम होगा। तो फ्लक्स अगर कम होगा तो फिर से इस डायरेक्शन में कम हो रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है पीछे इस करंट की वजह से। क्या इसको अपोज कर रहा है? अपोज नहीं कर रहा है, यहां पे भी अपोज नहीं कर रहा है। यहां पे भी फ्लक्स घट रहा है इधर, और मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है इधर, घट रहा है। इस बार घट रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड उधर ही आना चाहिए था बढ़ाने के लिए उसको। अगर फ्लक्स यहां पे कम हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड इसका, इस करंट का उधर ही आना चाहिए था ना, ताकि वो घटे ना। लेकिन ये आ रहा है उल्टा, ये आ रहा है उल्टा, मतलब ये पोजीशन नहीं शो कर रहा है। और लास्ट सेकेंड वाली स्टेटमेंट एक बार एक्सप्लेन कर दो। कौन सी सेकेंड वाली? मूव ए टू द लेफ्ट अलोंग एक्स एक्सिस अवे फ्रॉम बी। अवे फ्रॉम बी मतलब इधर पीछे की तरफ खींच रहा है इसको, अवे फ्रॉम बी। ये है टुवर्ड्स बी और ये अवे फ्रॉम बी। तो अवे फ्रॉम बी जा रहा है तो आर की वैल्यू बढ़ रही है, मैग्नेटिक फील्ड घट रहा है। मैग्नेटिक फील्ड घटेगा तो फ्लक्स भी घटेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स भी घटेगा ना। तो फ्लक्स घटेगा तो ये जो करंट है इसको घटने नहीं देना चाहिए। तो घटने नहीं देना चाहिए, तो देखो मैग्नेटिक फील्ड इधर है ना, सो इस डायरेक्शन में कम हो रहा है, लेकिन इसका जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है इंडक्शन का वो आ रहा है इधर। तो क्या ये अपोज कर रहा है चेंज को? ये तो और कम करते जा रहा है ना इससे। इस वजह से ये गलत है। वैसे इसमें भी गलत होगा, वैसे भी इसमें भी गलत होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड आना चाहिए था इधर, लेकिन आ रहा है इधर की तरफ इंडक्शन वाला, इस वजह से गलत है। और लास्ट वाला केस लोगे तो जब एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे तब भी थीटा आएगा कुछ ना कुछ। जैसे क्लॉकवाइज में दोनों के बीच में एंगल आ रहा है ना, ऐसे ये यहां से यहां कर दिया तुमने, तो एरिया वेक्टर और बी के बीच में एक एंगल आ रहा है। अगर तुम एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे तब भी तो एक एंगल आ जाएगा। सो एंगल आ जाएगा तब भी फ्लक्स कम हो गया। सो फ्लक्स अगर कम हुआ तो ये जो इंडक्शन है इस फ्लक्स को कम नहीं होने देगा, लेकिन फिर से इसका इंडक्शन आ रहा है इधर, अपोज कर रहा है इसको, मतलब इसके अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है। सो अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है तो यहां पे भी ये ऑपोजिशन शो नहीं कर रहा है। सो इस वजह से करेक्ट ऑप्शन ए होगा। ठीक है, फिर से मैं बता रहा हूं, दो सिचुएशन यहां पे ले रहे हैं हम लोग। पहला सिचुएशन ये है
कि फ्लक्स चेंज हो रहा है कि नहीं, हम वो देख रहे हैं। तो चारों कंडीशन में फ्लक्स बदल रहा था, चारों कंडीशन में फ्लक्स बदल रहा था। पहले दो कंडीशन में मैग्नेटिक फील्ड की वजह से बदल रहा था और दूसरे कंडीशन में थीटा की वजह से बदल रहा था। फिर दूसरा जो स्टेप है यहां पे वो ये देखना है कि जो इंडक्शन हो रहा है, जो इंडक्शन हो रहा है क्या इस चेंज को अपोज कर रहा है कि नहीं। बढ़ रहा है फ्लक्स, अगर बढ़ रहा है तो क्या इंडक्शन उसको कम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और अगर ये फ्लक्स घट रहा है तो क्या इंडक्शन उसको बढ़ा रहा है कि नहीं बढ़ा रहा है। पहले केस में तो फ्लक्स बढ़ रही थी, इंडक्शन इधर आ रहा था, अपोजिशन हो रही है, इस वजह से सही है। लेकिन बाकी तीनों केसेस में ऐसा नहीं हो रहा है, इस वजह से बाकी तीनों केस गलत है, ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है। इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर पूरा चैप्टर है तुम्हारा ईएमआई का 12th में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और ये जो बायोट सावर्ट लॉ मैंने बताया, इसके ऊपर भी एक पूरा चैप्टर है जो कि है मैग्नेटिज्म। दो चैप्टर्स का एक छोटा सा समरी है बस, ये बहुत ज्यादा डिटेल नहीं पूछा जाएगा तुमसे, इसी के ऊपर से तुमसे पूछा जाएगा जब भी पूछा जाएगा तो। ठीक है। ये है तुम्हारे ये दो क्वेश्चंस। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर के ऊपर। ट्रांसफार्मर में सिंपली ये क्वेश्चन देखते हैं क्या है। द प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल ऑफ ए ट्रांसफार्मर कंटेन 10 एंड 100 टर्न्स। तो दो कॉइल्स ट्रांसफार्मर्स में यूज होते हैं, एक कॉइल में 10 टर्न्स है और दूसरे कॉइल में 100 टर्न्स है। ठीक है। नाउ द प्राइमरी कॉइल इज कनेक्टेड टू ए बैटरी दैट सप्लाई ए कांस्टेंट वोल्टेज ऑफ 1.5 वोल्ट। प्राइमरी कॉइल का कनेक्शन जो है ये 1.5 वोल्ट बैटरी के साथ लगा रखा है। देन द वोल्टेज अक्रॉस द सेकेंडरी कॉइल इज, यहां पे तुम फॉर्मूला ये याद रख सकते हो कि इनपुट वोल्टेज या फिर प्राइमरी वोल्टेज डिवाइडेड बाय आउटपुट वोल्टेज या फिर सेकेंडरी वोल्टेज इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल। ये तुम इस तरीके से याद रख सकते हो। इसका एक और रिलेशन याद रख सकते हो, करंट इन सेकेंडरी डिवाइडेड बाय करंट इन प्राइमरी। सिंपली यहां पे ये रिलेशन यूज करना है तुम्हें, इस रिलेशन का यूज करके तुमको सेकेंडरी वोल्टेज मिल जाएगा। यहां पे डाल सकते हो इनपुट वोल्टेज जो कि है 1.5 डिवाइडेड बाय आउटपुट अपने को निकालना है, नंबर ऑफ प्राइमरी टर्न्स है 10 बाय 100। V की वैल्यू यहां से आ जाएगी 15 वोल्ट के बराबर। करेक्ट आंसर होगा डी। ठीक है, ये ट्रांसफार्मर का कॉन्सेप्ट है यहां पे। इसमें एक चीज बस तुम ये ध्यान रख सकते हो, स्टेप अप ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के बारे में सिंपली बस एक ही रिलेशन है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर में क्या होता है, आउटपुट वोल्टेज इनपुट वोल्टेज से ज्यादा होता है, और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में आउटपुट वोल्टेज इनपुट वोल्टेज से कम होता है। ये होता है स्टेप अप और स्टेप डाउन। ये अल्टरनेटिंग करंट में पढ़ोगे 12th के अंदर। तो ये जो रिजल्ट आ रहा है ये बताओ, ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है या स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। यहां पे ये जो क्वेश्चन का जो रिजल्ट आया है ये किससे रिलेटेड है, स्टेप अप से या स्टेप डाउन से। स्टेप अप से है। ये इनपुट वोल्टेज 1.5 है, आउटपुट वोल्टेज 15 है, वोल्टेज बढ़ रहा है, इस वजह से ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर का केस है। यहां तुम्हारा यही है, तुम्हारा इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, इसी टाइप के सवाल हैं। ठीक है, बहुत ही बेसिक सवाल है, ज्यादा डिटेल कभी भी नहीं पूछा जाएगा तुमसे। ठीक है, यहां से हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं अगला पार्ट जो कि है ऑप्टिक्स का पार्ट। ऑप्टिक्स में देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, वो सॉल्व करते हैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस उस पे। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन देखो, ये प्लेन मिरर के ऊपर है। प्लेन मिरर में इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है ये सबको पता है। अगर एक ऑब्जेक्ट प्लेन मिरर के सामने है d डिस्टेंस पे, तो उसका इमेज d डिस्टेंस पीछे ही बनता है, और इसके साथ साथ लैटरल इन्वर्जन होता है।
राइट वाला लेफ्ट साइड दिखता है, लेफ्ट वाला राइट साइड दिखता है। ये तो सबको क्लियर है। मतलब जैसे मान लो अगर यहां पे मिरर है और मैं ए को इस मिरर में देख रहा हूं, नहीं ए तो सिंपल हो जाएगा, बी को मान लो देख रहा हूं, तो बी इसमें कैसा दिखेगा, इस टाइप से दिखेगा। ये हो रहा है तुम्हारा इन्वर्जन। ये डिस्टेंस अगर डी है तो ये डिस्टेंस भी डी होगा। तो ये दो चीजें तुम इसमें याद रख सकते हो। ठीक है। सो अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। सो क्वेश्चन में देखो क्या है, अ लॉन्ग हॉरिजॉन्टल मिरर इज नेक्स्ट टू अ वर्टिकल स्क्रीन। तो ये तुम्हारा मिरर है और यहां पे तुम्हारा स्क्रीन है। ठीक है। A parallel light rays are falling on the mirror at an angle alpha from the vertical. So यहां से कुछ लाइट रेज यहां पे आ रहे हैं और ये एंगल जो है ये अल्फा एंगल है। ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट है। सो ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट है और अल्फा एंगल पे ये लाइट रेज यहां पे इंसिडेंट हो रहा है। Now, if a vertical object of height h is kept on the mirror at a distance d greater than h tan alpha, so d is greater than h tan alpha, then the length of the shadow of the object on the screen would be. So इस ऑब्जेक्ट का अपने को इमेज पता करना है कि इस स्क्रीन पे कितना बड़ा इमेज बनेगा, ये अपने को शो करना है या मतलब कैलकुलेट करना है। सो कैलकुलेट करने के लिए इसका रे डायग्राम ड्रॉ करते हैं सबसे पहले। सो इसका इमेज कैसे कैसे बनेगा, इसका इमेज जो है टॉप पॉइंट से लेकर के बॉटम पॉइंट तक का पूरा पूरा बनेगा। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर इमेज बनना है तो उसका टॉप पॉइंट से लेकर के बॉटम पॉइंट तक का पूरा इमेज बनेगा। सो उसी इमेज का अपने को लेंथ पता करना है। ठीक है। तो देखो मैं कौन कौन से रेज कंसिडर कर रहा हूं यहां पे। एक रे मैं कंसिडर कर रहा हूं जो इसके टॉप पॉइंट से निकल रहा है सीधे। सो टॉप पॉइंट से निकल करके ये यहां पे पहुंचेगा इस तरीके से। और दूसरा रे मैं यहां पे कंसिडर कर रहा हूं ये वाला, जो कि ये वाला यहां से इस तरीके से पहुंचेगा। ठीक है। तो ये जो तुम्हारा पूरा पूरा रीजन आया, इस रीजन में इसका पूरा पूरा इमेज आ जाएगा। कौन से दो रेज मैं देख रहा हूं वो देख पा रहे हो। एक रे मैं ये वाला देख रहा हूं जो कि रिफ्लेक्ट होकर के यहां पहुंच रहा है, और एक रे यहां से यहां पे ये वाला पॉइंट। ठीक है। सो इसका जो शैडो बनेगा या इसका जो इमेज बनेगा वो इस रीजन में बनेगा। इसका लेंथ अपने को कैलकुलेट करना है। ठीक है। सो कैलकुलेट करने के लिए यहां पे देखो हम लोग थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन भी क्या मतलब कुछ मान सकते हैं यहां पे। सो देखो ये डिस्टेंस d है, तो एक काम करते हैं, मैं इस डिस्टेंस को मान लेता हूं x। तो ये डिस्टेंस जो होगा ये हो जाएगा d माइनस एक्स, और इनको मैं कुछ नाम दे देता हूं साथ ही साथ। सो इस पॉइंट को मैं बोल रहा हूं a, इसको b, c, इसको मैं d बोल रहा हूं, e, f। ठीक है। ए बी सी डी ई एफ, इसको मैं जी बोल रहा हूं। ठीक है। सो ये एंगल अगर अल्फा है, ठीक है, और ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है। सो तुमको प्लेन मिरर में ये भी पता होगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। सो अगर ये अल्फा है तो ये वाला एंगल भी अल्फा है। देखो यहां पे जेड बन रहा है, तो ये वाला एंगल भी अल्फा है। ये अल्फा है तो यहां पे जेड बन रहा है, ये भी अल्फा। सो ये भी अल्फा, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है। अब इधर की तरफ आते हैं। एक मिनट। सो ठीक है, देखो सारे के सारे एंगल जो है, सारे के सारे रेज एक ही एंगल पे गिर रहे हैं, एक ही एंगल पे गिर रहे हैं। तो क्या ये मैं बोल सकता हूं कि ये भी अल्फा है। सो ये भी अल्फा ही होगा। सो अगर ये अल्फा है तो क्या ये भी बोल सकता हूं कि ये भी एंगल अल्फा ही है।
ये एंगल भी अल्फा है, देखो यहां पे जेड बन रहा है, जेड बन रहा है, मतलब ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल। सो सारे के सारे एंगल अल्फा ही है यहां पे, ठीक है। तो सबसे पहले इन दो ट्रायंगल्स को देखो, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए सी डी। ट्रायंगल ए सी डी, ये ए बी सी एंड ए सी डी, ये देखो क्या ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, सेम एंगल, इनफैक्ट कॉन्ग्रुएंट है, राइट एंगल कॉन्ग्रुएंसी है यहां पे। ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, कॉमन साइड, और ये दोनों एंगल कॉमन, ए एस ए साइड से बोल सकते हो कॉन्ग्रुएंट है, या फिर राइट हैंड कॉन्ग्रुएंसी यहां पे यूज कर सकते हो। सो राइट हैंड कॉन्ग्रुएंट है यहां पे, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि बीसी और सीडी ये दोनों बराबर ही है, और ये दोनों एक्स के बराबर है। सो ये वैल्यू भी एक्स के बराबर ही है, ठीक है। सबसे पहला रिलेशन ये यूज हो गया। अगला ट्रायंगल देखते हैं, अपने को एफ ही लेंथ चाहिए ना, ठीक है। सो ठीक है, देखो अब ये ट्रायंगल देखो, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल बी एफ जी, बी एफ जी और ए बी सी देखो। सो ए बी सी एंड बी एफ जी, देखो ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल्स हैं, सिमिलर ट्रायंगल से देख सकते हो, राइट एंगल, और ये अल्फा है तो ये वाला भी अल्फा ही होगा। सो एंगल की सिमिलैरिटी आ रही है यहां पे। सो एंगल अगर सिमिलर है तो ये ट्रायंगल सिमिलर होंगे। सो अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो क्या उनका साइड का रेशियो बराबर होता है, मैथ्स में पढ़ा होगा तुमने। सो क्या मैं बोल सकता हूं कि BC अपॉन BG इज इक्वल टू AC अपॉन FG, BC अपॉन BG इज इक्वल टू AC अपॉन FG। सो वैल्यू पुट करो यहां पे, BC की वैल्यू x और BG की वैल्यू जो है वो है D प्लस एक्स इज इक्वल टू AC की वैल्यू h है, और FG की वैल्यू FE प्लस EG। ये अपना सबसे पहला रिलेशन आ गया। सो मेरे को यहां पे बस x की वैल्यू डालनी है और EG की वैल्यू डालनी है, x और EG डालते ही क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो जाएगा, ठीक है। सो x और EG अब कहां से निकालेंगे, सो x की वैल्यू अपन निकालते हैं यहां से, इस ट्रायंगल से tan अल्फा का यूज करके। tan अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो x की वैल्यू जो है इस tan अल्फा से निकल जाएगी, दैट इज tan अल्फा इज इक्वल टू x अपॉन h, देयरफॉर x इज इक्वल टू h tan अल्फा। x की वैल्यू यहां से आ गई, इसको तुम इधर डाल देना। दूसरा EG, अब EG की वैल्यू देखना है अपने को, ठीक है। सो EG की वैल्यू देखना है अपने को, ठीक है। सो देखो ये एंगल अल्फा है तो ये वाला भी एंगल अल्फा ही है, देखो फिर से जेड बन रहा है, और ये वाला साइड d माइनस एक्स है, ये वाला साइड d माइनस एक्स है, तो क्या EG फिर से tan अल्फा का यूज करके निकाल सकते हैं। सो tan अल्फा फिर से लगाओ, सो tan अल्फा इस बार लगाओगे, परपेंडिकुलर आएगा d माइनस एक्स डिवाइडेड बाई EG। सो यहां से EG निकल जाएगा, दोनों को उधर सब्स्टिट्यूट कर दो, FE की वैल्यू आ जाएगी, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। समझ में आ रहा है। सो यहां पे कैलकुलेशन आगे जाओगे तो FE की वैल्यू जो है वो 2h के बराबर मिलेगी तुम्हें, अल्फा कट जाएगा, अल्फा का वैल्यू कट जाएगा, और फाइनल आंसर तुम्हारा 2h के बराबर होगा। ये तुम सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करके आगे देख सकते हो। सो ये सिंपल प्लेन मिरर के ऊपर ये ऐसा सवाल था।
ठीक है, तो ये था एक क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये तुम लोग को मिल जाएगा, ठीक है, वीडियो में देख सकते हो। बस कॉन्सेप्ट यहाँ पे वही है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ पे यूज हो रहा है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, सो अगला सवाल देखो। ये सवाल जो था ये भी प्लेन मिरर के ऊपर ही था। सो सबसे पहले, अ मिरर इज प्लेस्ड एट एन एंगल 30 डिग्री। मिरर को 30 डिग्री एंगल पे ऐसे प्लेस किया गया है। विथ रिस्पेक्ट टू द वाई एक्सिस अ लाइट रे इज ट्रेवलिंग इन द निगेटिव वाई डायरेक्शन। तो निगेटिव वाई डायरेक्शन पे लाइट चल रहा है। स्ट्राइक्स द मिरर, तो इस लाइन पर मिरर का इंसिडेंस हो रहा है, ठीक है, वाई एक्सिस पे। तो पूछा गया देन द डायरेक्शन ऑफ द रिफ्लेक्टेड रे इज गिवन बाय द वेक्टर। तो रिफ्लेक्टेड रे किस लाइन पर आएगा या किस वेक्टर के ऊपर आएगा, ये अपने से पूछा गया है। तो यहां पे एक रिलेशन तुम याद करना प्लेन मिरर के केस के लिए, आर कैप इज इक्वल टू आई कैप माइनस 2 टाइम्स आई कैप डॉट एन कैप इंटू एन कैप। ये रिलेशन याद रखना, इसी से तुम्हारा ये डायरेक्ट आंसर आर कैप आ जाएगा। रिफ्लेक्टेड रे इज आर कैप, इंसिडेंट रे इज आई कैप, और एन कैप इज द नॉर्मल। जो प्लेन मिरर के केस में नॉर्मल आता है उसी नॉर्मल की यहां पे बात हो रही है। सो इस डायग्राम से देख करके क्या मैं बोल सकता हूं कि आई कैप की जो वैल्यू है वो माइनस जे कैप है। देखो, आई कैप इज द इंसिडेंट रे। ये उस वाले आई कैप से कंफ्यूज मत करना। अगर कंफ्यूजन आ रहा है तो इसको मैं कैपिटल कर देता हूं, सबसे बेटर। आर कैप इज इक्वल टू आई कैप 2 आई कैप डॉट एन कैप डॉट एन कैप डॉट एन कैप इंटू एन कैप। सो जो इंसिडेंट रे है आई कैप उसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस जे कैप, क्योंकि ये निगेटिव वाई एक्सिस पे। और जो इसका नॉर्मल है वो नॉर्मल देखो यहां पे है, ये इसका एन कैप का डायरेक्शन है। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस यहां पे है तो नॉर्मल का डायरेक्शन यहां पे होगा 90 डिग्री पे इसके, ठीक है। सो अगर ये एंगल 30 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी 30 डिग्री वर्टिकली अपोजिट। तो ये वाला एंगल जो होगा 60 डिग्री होगा। तो क्या ये वाला एंगल 30 डिग्री होगा? ये 30 तो ये भी 30, वर्टिकली अपोजिट। सो ये 30 तो ये 60, क्योंकि ये एंगल 90 डिग्री है। 30 तो ये 60 बीच वाला। अब ये एंगल भी 90 डिग्री है तो ये 60 तो ये 30। सो ये एंगल 30 डिग्री हो गया। सो एन कैप की वैल्यू क्या हो जाएगी? अब बताओ, अगर कोई लाइन 30 डिग्री पे चल रहा है तो उसका यूनिट वेक्टर क्या होगा? एन कैप की वैल्यू हम क्या देंगे? एन कैप की वैल्यू यहां पे हम इस तरीके से देख सकते हैं, y इज इक्वल टू एम एक्स। वाई इज इक्वल टू एम एक्स मतलब y इज इक्वल टू tan 30 इंटू एक्स। सो y इज इक्वल टू √3y इज इक्वल टू एक्स। ये इस लाइन पर है। सो इस लाइन पर यूनिट वेक्टर इसका क्या होगा? कोई एक पॉइंट ले लो। यहां पे एक पॉइंट तुम्हारा ओरिजिन है और एक पॉइंट यहां पे कोई और ले लो। दूसरा पॉइंट जो है तुम ये कंसिडर कर सकते हो, x इक्वल टू 1 मान लो और y इज इक्वल टू 1/√3, या y इज इक्वल टू 1 मान लो, x इज इक्वल टू √3। सो दूसरा पॉइंट जो यहां पे है वो मान लो 1, √3। एक मिनट, उल्टा लिख दिया, √3, 1। तो ये दोनों पॉइंट्स के हेल्प से ये वेक्टर निकाला जा सकता है। बेसिक मैथ्स में पढ़ा होगा कि दो पॉइंट के हेल्प से वेक्टर निकाला जा सकता है और वेक्टर से यूनिट वेक्टर निकाला जा सकता है। तो ये वेक्टर क्या आएगा? ये वाला वेक्टर क्या आएगा? क्या ये वेक्टर √3 आई कैप प्लस जे कैप होगा? सो इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा? √√3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, मतलब ये आएगा √3 आई कैप प्लस जे कैप डिवाइडेड बाई 2। सो एन कैप की वैल्यू आएगी √3 आई कैप प्लस जे कैप बाई 2। सो आई कैप और एन कैप डालो, इसमें आर कैप की वैल्यू आ जाएगी। सो कैलकुलेट करोगे यहां पे, तो कैलकुलेट करने के बाद यहां पे तुम देख सकते हो, यहां पे वैल्यूज रखते हैं। सो आई कैप की वैल्यू यहां पे माइनस जे कैप माइनस 2 आई कैप डॉट एन कैप। आई कैप डॉट एन कैप करोगे तो जे का डॉट जे के साथ, दैट इज
2 इंटू -1/2 इंटू एन कैप √3i कैप प्लस जे कैप बाई 2। सो ये आ जाएगा 2 से 2 कटा माइनस जे कैप प्लस √3i कैप प्लस जे कैप बाई 2। सो यहां से तुमको मिलेगा √3i कैप प्लस, ये माइनस है ये प्लस है, सो यहां पे एलसीएम लोगे तो √3i कैप माइनस जे कैप बाई 2, ये वेक्टर तुमको मिलेगा आर कैप का। सो ये वेक्टर आर कैप का मिलेगा, इसका मतलब ये है, ये इस डायरेक्शन में है, करेक्ट आंसर सी होगा। सो कंप्लीटली वेक्टर के ऊपर ये सवाल था। फॉर्मूला बस तुमको ये याद रखना है कि रिफ्लेक्शन के केस में ये फॉर्मूला चलता है, उसको यूज करके ये तुम्हारा आंसर निकल जाएगा। ठीक है, सो ये इसी टाइप के प्लेन मिरर के ऊपर तुमको ये सवाल मिलेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, थोड़ा सा स्फेरिकल मिरर और लेंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहां पे मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा तुम्हें, क्योंकि तुमने ये पढ़ रखा है। बस मैं यही बोलूंगा कि एक बार छोटा सा रिवीजन कर लेना यहाँ पे मिरर और लेंस दोनों के बारे में। ठीक है, सो ओवरऑल बस एक छोटा सा मैं समरी दे रहा हूं। स्फेरिकल मिरर्स के दो टाइप्स हैं, एक है कॉनकेव मिरर और दूसरा है कॉन्वेक्स मिरर। सो ये दोनों के दोनों मिरर जो है एक हॉलो स्फेरिकल मतलब स्लैब से बनाया जाता है, हॉलो स्फेरिकल स्लैब से। सो कॉनकेव मिरर जो है इस तरीके से दिखता है और कॉन्वेक्स मिरर जो है वो इस तरीके से दिखता है। नहीं, उल्टा बना दिया, नहीं सही बना है, सही बना है। सो कॉनकेव मिरर जो है ये वाला होगा और कॉन्वेक्स मिरर जो है ये वाला होगा। इस तरफ पॉलिश करने पे कॉनकेव और इस तरफ पॉलिश करने पे कॉन्वेक्स। सो ये दोनों एक्सट्रैक्ट होता है हॉलो स्फेरिकल स्लैब से। लेंस भी होते हैं दो टाइप्स के, एक होता है कॉनकेव लेंस और दूसरा होता है कॉन्वेक्स लेंस। सो कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस ये बनाए जाते हैं दो सरफेस के हेल्प से। दो सरफेस अगर इस तरीके से है, एक सरफेस ऐसा है और एक सरफेस ऐसा है, इन दोनों का अगर मिलाओगे तो ये इस टाइप का सरफेस दिखेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉनकेव लेंस। और कॉन्वेक्स लेंस जो है एक सरफेस ऐसा होगा और एक सरफेस ऐसा होगा, इन दोनों को अगर तुम मिलाओगे तो इन दोनों से जो ज्योमेट्री यहां पे मिलेगी वो मिलेगी तुम्हें कॉन्वेक्स लेंस की। सो दो सरफेस का यूज करके लेंस को डिजाइन किया जाता है। ठीक है, ये है बेसिक डिवीजन इन दोनों का। कॉनकेव मिरर कन्वर्जिंग होता है हमेशा नेचर में, लाइट रेज अगर डालोगे तो रेज को कन्वर्ज कराता है, और कॉन्वेक्स मिरर हमेशा डाइवर्जिंग होता है। इस केस में कॉनकेव लेंस डाइवर्जिंग होता है और कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग होता है। लेकिन यहां पे एक छोटा सा कैच है। कैच ये है कि कॉनकेव लेंस हमेशा डाइवर्ज नहीं कराता या कॉन्वेक्स लेंस हमेशा कन्वर्ज नहीं कराता। एक कंडीशन ऐसा आता है जब ये दोनों उल्टा बिहेव करते हैं, और वो कंडीशन तब आता है जब ये जो अंदर का जो लेंस है इसका कुछ ना कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा n, और बाहर का भी कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, उसको मैं मान लेता हूं n1। सो अगर n की वैल्यू n1 से ज्यादा है, अंदर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाहर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा है, तब ये बिहेव करेगा डाइवर्जिंग, जैसा नॉर्मली करना चाहिए, जैसा नॉर्मली का डाइवर्जिंग। लेकिन अगर n1 की वैल्यू n से ज्यादा हो गई तो ये कॉन्वर्जिंग की तरह बिहेव करने लगेगा, तब इसका जो कैरेक्टर है वो बदल जाएगा, ये कन्वर्जिंग की तरह बिहेव करने लगेगा। वैसे ही अगर ये कॉन्वेक्स लेंस है, अंदर का जो है तुम्हारा लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है या n है मान लो, और बाहर का n1 है, सो अगर n की वैल्यू n1 से ज्यादा है तब ये कन्वर्जिंग की तरह बिहेव करेगा, जैसा नॉर्मली ये करता है। लेकिन अगर n1 की वैल्यू n से ज्यादा हो गई तो ये डाइवर्जिंग की तरह बिहेव करने लगेगा। सो दोनों के बीच में समरी क्या है, अंदर का अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाहर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा है
तो जैसा नॉर्मल बिहेवियर होता है वैसे ही नॉर्मली ये बिहेव करेगा। लेकिन अगर अंदर का घट गया, कम हो गया बाहर के रिस्पेक्ट में, तो ये फिर इसका कैरेक्टर बदल जाता है। ठीक है, इसको हम लोग स्टडी करते हैं लेंस मेकर फॉर्मूला के थ्रू। लेंस मेकर फॉर्मूला, और इसको स्टडी करते हैं हम मिरर फॉर्मूला से। सो मिरर फॉर्मूला चलता है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। साइन कन्वेंशन यहां पे सब कुछ जानते ही होंगे कि इंसिडेंट लाइट के डायरेक्शन में सब कुछ पॉजिटिव होता है। जैसे मान लो ये मिरर है, ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो इस डायरेक्शन में सब कुछ पॉजिटिव होगा। सो अगर ये पोल है तो इधर का पूरा स्ट्रक्चर पॉजिटिव और इधर का पूरा स्ट्रक्चर निगेटिव। ये साइन कन्वेंशन क्लियर ही होगा सबको। और यहां पे लेंस चलता है लेंस मेकर फॉर्मूला से। सो लेंस मेकर फॉर्मूला होता है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, जहां पे 1/f की वैल्यू देते हैं हम nr माइनस 1, 1/r1 माइनस 1/r2। सो r1 इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर पहले वाले सरफेस का, और r2 इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर दूसरे वाले सरफेस का। और ये जो nr है ये तुम्हारा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा ये इन दोनों के रेशियो से तुमको मिलेगा। ठीक है, सो 1/v माइनस 1/u, बाकी वही साइन कन्वेंशन इसमें भी चलेगा जो साइन कन्वेंशन यहां पे यूज होता है। ठीक है, सो यहां पे देख सकते हो अगर कन्वर्जिंग फोकल लेंथ यहां पे मान लो आना है, लेट से ये वाला कन्वर्जिंग फोकल लेंथ आना है, f की वैल्यू पॉजिटिव आनी है। ठीक है, और इसी सिचुएशन में मान लो मैं इसको रिवर्स कर दूं, ठीक है, ये वाला जो रेशियो है ये उल्टा कर दूं, तो जो वैल्यू पॉजिटिव आ रहा था वही वैल्यू निगेटिव आने लगेगा। सोचो पहले केस में समथिंग -1 है, दैट इज कमिंग पॉजिटिव। अगर उसी को मैं उल्टा कर दूं तो फिर वो पॉजिटिव टर्म निगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब जो कन्वर्जिंग कैरेक्टर है वो कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग कैरेक्टर में बदल जाएगा। इस वजह से हम इस लेंस मेकर फॉर्मूले से इसको गाइड करते हैं। ठीक है, सो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है स्फेरिकल मिरर और लेंस के बारे में। इसके अलावा रे डायग्राम्स आते हैं इसमें। रे डायग्राम्स तुम प्लॉट कर सकते हो अपने हिसाब से, कॉनकेव मिरर में, कॉन्वेक्स मिरर में, कॉनकेव लेंस में, कॉन्वेक्स लेंस में, वो सारे टिपिकल रे डायग्राम्स। ऑब्जेक्ट बी एट इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f, ऑब्जेक्ट एट 2f, ऑब्जेक्ट बिटवीन f एंड 2f, ऑब्जेक्ट एट f, ऑब्जेक्ट बिटवीन पोल एंड f। और ये इमेज का कैरेक्टर डिमिनिश्ड है कि इनलार्ज्ड है, वर्चुअल है कि रियल है, इरेक्ट है कि इन्वर्टेड है, मैग्नीफाइड है कि जो भी है, ये सारे कैरेक्टर जो है उस रे डायग्राम में सब कुछ प्लॉट कर सकते हो। तो इस वजह से वो सब कुछ मैं बता नहीं रहा हूं। ठीक है, वो सब तुम खुद से या तो पढ़ लो या तो तुमको याद ही होगा, वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है भी नहीं। ठीक है, अच्छा, इसमें मैग्निफिकेशन की बात आ रही है तो मैग्निफिकेशन इसमें दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है लैटरल मैग्निफिकेशन जिसको हम लोग लेते हैं -b/u से, और इसमें लैटरल मैग्निफिकेशन आता है जो कि होता है v/u से। और दूसरा मैग्निफिकेशन आता है लॉन्गिट्यूडनल जिसको हम लोग देते हैं va-vb/ua-ub से। ठीक है, जैसे मान लो कोई एक मिरर है और इसके सामने एक ऐसा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है लॉन्गिट्यूडनल, ये वाला पॉइंट ए है, ये वाला पॉइंट बी है। सो ए जो है वो है इमेज डिस्टेंस ऑफ ए माइनस इमेज डिस्टेंस ऑफ बी डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑफ ए माइनस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑफ बी। सो ये कैलकुलेशन यहां पे बैठा होगे तो लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, और इसमें जो लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन आता है वो भी सेम इसी तरीके से तुम निकाल सकते हो, दैट इज va-vb/ua-ub। लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन पर आज तक सवाल नहीं पूछा गया है, जब भी पूछा गया है तो लैटरल पे ही पूछा गया है। ठीक है, सो ओवरऑल कैलकुलेशन वाइज यही बेसिक इंफॉर्मेशन है इसके बारे में। ठीक है, सो ये है ओवरऑल स्फेरिकल मिरर और लेंस। ठीक है, एक बार रिवाइज कर लेना 10th वाले पार्ट को, इस पे जरूर एक आध सवाल तुमको मिल जाएगा। ठीक है, सो अगला पार्ट है इसमें डिफेक्ट्स ऑफ मिरर्स एंड लेंस। मिरर में जो डिफेक्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं स्फेरिकल एबरेशन।
सो स्फेरिकल एबेरेशन क्या होता है? स्फेरिकल एबेरेशन वो डिफेक्ट होता है जिसमें मिरर जो है वो पैरेलल रेज को फोकस पे कन्वर्ज नहीं करा पाता। जैसे नॉर्मली अगर पैरेलल रेज को अगर मिरर पे तुम फेंकते हो तो सारा का सारा फोकस पे कन्वर्ज हो जाता है या फोकस से डाइवर्ज हो जाता है। कॉनकेव मिरर में फोकस पे कन्वर्ज हो जाता है और कॉन्वेक्स मिरर में फोकस से डाइवर्ज हो जाता है। लेकिन अगर वो कैपेबल नहीं है, अगर वो इस चीज को नहीं कर पा रहा है, तो उस डिफेक्ट को हम लोग बोलते हैं स्फेरिकल एबेरेशन। इनएबिलिटी ऑफ मिरर टू फोकस पैरेलल रेज, फोकस की जगह पे टू कन्वर्ज या फिर डाइवर्ज पैरेलल रेज ऑन फोकस और फ्रॉम फोकस। सो इस डिफेक्ट को हम सॉल्व कैसे करेंगे? इस डिफेक्ट को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मिरर का अपर्चर उसको कम कर देते हैं। जितने कम अपर्चर से रिफ्लेक्शन कराओगे उतना ये डिफेक्ट तुमको कम मिलेगा। तो सॉल्यूशन इसका यही है, सॉल्यूशन जो है इसका रिड्यूस द अपर्चर। अपर्चर को रिड्यूस कर दो, डिफेक्ट खत्म हो जाएगा। सो अपर्चर को रिड्यूस कैसे कर सकते हैं? या तो मिरर को काट दो ऊपर और नीचे से, अपर्चर छोटा हो जाएगा उसका, या तो ऊपर और नीचे से काला कपड़ा वहां पे लपेट दो। काला कपड़ा बांध दोगे तो उसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो अपने आप कम हो जाएगा। तो जितना कम होगा रिफ्लेक्टिंग सरफेस, डिफेक्ट अपने आप हट जाएगा। सो दूसरा है लेंस। लेंस में जो यही सेम टाइप का डिफेक्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्रोमैटिक एबेरेशन। सो क्रोमैटिक एबेरेशन क्या होता है? इनएबिलिटी ऑफ लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज पैरेलल रेज टू फोकस और अवे फ्रॉम फोकस। सेम वही यहां पे भी वही है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन है सिलिंड्रिकल लेंस यूज करो। सिलिंड्रिकल लेंस यूज करोगे तो इस एबिलिटी को हटाया जा सकता है। हम लोग जो यूज करते हैं लेंस वो होता है स्फेरिकल लेंस की जगह पे सिलिंड्रिकल लेंस यूज करो। पहला सॉल्यूशन। दूसरा सॉल्यूशन अपर्चर के हिसाब से भी वैसे कर सकते हो, अपर्चर रिड्यूस कर सकते हो, या फिर तुम ऐसा बोल सकते हो रिड्यूस द अपर्चर, सिंपली यही बोल लो। अपर्चर को छोटा कर लो तो ये एबिलिटी जो है यहां पे भी खत्म हो जाएगी। सो ये है डिफेक्ट ऑफ मिरर एंड लेंस। ये दो डिफेक्ट इस तरीके से नेम वाइज याद रख सकते हो, ठीक है। ठीक है। सो लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो इस ऑप्टिक्स का है, जिसपे कि मैक्सिमम सवाल आए हैं, मैक्सिमम, वो है ये अपेरेंट डेप्थ एंड TIR, दैट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। सो सबसे पहले मैं अपेरेंट डेप्थ बताता हूं, उसके बाद ये TIR डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो अपेरेंट डेप्थ क्या होता है? जैसे मान लो यहां पे पानी है बहुत सारा और यहां पे कॉइन रखा गया है, ठीक है, और कोई ऑब्जर्वर जो है बाहर से देख रहा है, तो उस ऑब्जर्वर को ये कॉइन क्या दिखेगा, कैसा दिखेगा? तो ये जो कॉइन है ये दिखेगा कुछ ऊपर, ये थोड़ा सा शिफ्ट होकर के ऊपर दिखेगा तुम्हें। ये जो शिफ्टिंग हो रही है इसी को हम लोग बोलते हैं अपेरेंट डेप्थ। जो एक्चुअल डेप्थ था वो डेप्थ ना दिख करके अब कुछ अलग डेप्थ दिख रहा है अपने को। सो दिस डेप्थ इज कॉल्ड अपेरेंट डेप्थ। तो इसका रे डायग्राम से समझते हैं इसको। सो यहां से लाइट आ रही होगी, यहां से ऐसे पानी जो है वो डेंसर है हवा से, तो इस वजह से ये रिफ्रैक्शन होने के बाद ये इधर की तरफ डाइवर्ज हो जाएगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल। लाइट यहां से निकली डेंसर से रेयर अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो इस लाइट को अगर तुम पीछे की तरफ सब्सटेंड करोगे तो ऐसा लगेगा कि ये लाइट जो है यहां से आ रही है। सो इस वजह से हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो बाहर ऑब्जर्वर है उसको ऐसा लगेगा कि लाइट जो है यहां से आ रही है। सो इस लेंथ को हम लोग बोलते हैं डी अपेरेंट लेंथ
और इस लेंथ को हम लोग बोलते हैं डी एक्चुअल लेंथ। सो डी अपेरेंट इज इक्वल टू डी एक्चुअल इंटू एनआर अपॉन एनआई। सो अपेरेंट डेप्थ इज इक्वल टू एक्चुअल डेप्थ इंटू एनआर अपॉन एनआई, वेयर एनआर क्या है? एनआर है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम in which light is going या in which light is entering, in which light is entering, और ni क्या है? refractive index of medium from which light is coming, from which light is coming. so ये बताओ nr कौन बनेगा यहां पे? पानी बनेगा या हवा बनेगा? अगर इस केस में मान लो मेरे को एनआर डालना है तो किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डालूंगा मैं? पानी का या हवा का? हवा का डालूंगा। हवा का डालूंगा क्योंकि रिफ्रैक्ट होने के बाद हवा में जा रहा है। और इंसिडेंट एनआई की जगह पे क्या डालूंगा? पानी का डालूंगा क्योंकि वहां से वो ओरिजिन हो रहा है। सो इस वजह से एनआर विल बी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर एंड एनआई विल बी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। सो इस तरीके से तुम्हारा एक्चुअल और अपेरेंट डेप्थ में ये रिलेशन दिया जा सकता है। इसका प्रूफ बहुत ही सिंपल सा है, लेकिन अभी उसका कोई जरूरत नहीं है। प्रूफ 12th में तुमको मिलेगा फिर से जब तुम पढ़ोगे तब। ठीक है, ठीक है। तो इस डायग्राम को देख कर जरा मेरे को ये बताओ कि अगर मैं बाहर से अंदर देख रहा हूं तो नीचे वाला जो ऑब्जेक्ट है वो ऊपर की तरफ आ रहा है। अगर मैं अंदर से बाहर की तरफ देखूं तब कैसा दिखेगा मेरे को? ऑब्जर्वर बाहर है और ऑब्जेक्ट अंदर है, पानी के अंदर, तो ऐसा लग रहा है कि ऑब्जेक्ट ऊपर आ गया। ठीक, लेकिन अगर मैं ऑब्जर्वर इधर कर दूं और ऑब्जेक्ट उधर कर दूं फिर कैसा लगेगा? इसको ऑब्जर्वर को क्या क्या लगेगा? दूर भागेगा वो कि पास आएगा? जैसे इस केस में पास आ रहा है, ऑब्जर्वर के और नजदीक आ रहा है। वैसे ही जब बाहर रखोगे ऑब्जेक्ट को तो वो पानी की तरफ आएगा कि पानी से दूर जाएगा? वो पानी से दूर जाएगा, अवे जाएगा। उसको इसको इसका भी हम लोग रे डायग्राम देख सकते हैं। इसको मैं हटा रहा हूं, उसका रे डायग्राम भी मैं बनाता हूं। मान लो यहां पे ऑब्जेक्ट है तो यहां से लाइट आ रही है रेयरर से डेंसर। सो रेयरर से डेंसर मतलब ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगी। सो अगर तुम इसको एक्सटेंड करोगे तो ऐसा लगेगा कि यहां से आ रही है, तो यहां से आ रही है, इसका मतलब ऑब्जर्वर को लगेगा कि दूर से आ रही है लाइट। सो इस केस में वो अवे चला जाएगा। फॉर्मूला उसी से हम देंगे, डी अपेरेंट इज इक्वल टू डी एक्चुअल एनआर अपॉन एनआई। उसी फॉर्मूले से इसका डेप्थ भी निकलेगा, बस एनआर और एनआई की वैल्यू जो है वो इंटरचेंज हो जाएगी। जो एनआर पहले हवा बन रहा था वो एनआर अब बन जाएगा वाटर, और एनआई जो होगा वो हो जाएगा एयर। उस फॉर्मूले से इसको दे सकते हो। ठीक है, सो ये है अपेरेंट डेप्थ ओवरऑल। ठीक है, तो बाहर कोई ऑब्जेक्ट है तो लंबा लगेगा, अंदर कोई ऑब्जेक्ट है तो ऊपर लगेगा। ठीक है, सो दूसरा है इसमें टीआईआर, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। सो टीआईआर या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तब होता है जब कोई भी लाइट डेंसर से रेयरर मीडियम की तरफ जाती है। टीआईआर तब होता है जब डेंसर से रेयरर मीडियम की तरफ लाइट जाती है। सो देखो क्या होगा, जैसे मान लो ये रेयरर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है, लाइट यहां पे इंसिडेंट हुई तो ये इस तरीके से अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगा। अगर मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस थोड़ा बढ़ाऊं, एंगल ऑफ इंसिडेंस थोड़ा सा बढ़ाऊं तो लाइट जो है इस तरीके से निकलेगा और अवे फ्रॉम द नॉर्मल। एक पॉइंट ऐसा आएगा जब लाइट जो है यहां से डालोगे और एग्जैक्टली इसी लाइन पे आ जाएगा। एक पॉइंट तो ऐसा आएगा ना जब तुम इधर से लाइट भेजोगे किसी एंगल पर और जो तुम्हारा रिफ्रैक्टेड रे है उसका एंगल जो होगा 90 डिग्री हो जाएगा। ये एक ऐसा सिचुएशन आएगा, इसी सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं टीआईआर का सिचुएशन, क्रिटिकल सिचुएशन। इस एंगल पर क्रिटिकल सिचुएशन बन रहा है, इससे एंगल जैसे ही थोड़ा सा और बढ़ाओगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस जब इससे थोड़ा सा और बढ़ाओगे तो लाइट जो है वो दूसरे मीडियम में ना जा करके
वापस इसी मीडियम में आना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब इस पॉइंट के बाद अगर तुमने एंगल ऑफ इंसिडेंस और बढ़ा दिया तो लाइट जो है रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट कर देगा। सो ये है तुम्हारा TIR का सिचुएशन और ये है तुम्हारा क्रिटिकल सिचुएशन। सो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इसी को बोलते हैं, जब लाइट रिफ्रैक्ट करते करते अचानक से रिफ्लेक्ट करना स्टार्ट कर दे। पहले रिफ्रैक्शन हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है, अचानक से रिफ्लेक्शन होना स्टार्ट हो जाए। सो इसी को हम लोग बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। सो तुमने 10th में पढ़ा होगा कि इसी TIR की वजह से रेनबो का फॉर्मेशन होता है। रेनबो के ऊपर सवाल आए हैं, रेनबो में क्या क्या होता है वो चीजें पूछी गई है। तो रेनबो के ऊपर सवाल है, इसके बाद प्रिज्म के ऊपर भी सवाल आए हैं, लेकिन वो कॉन्टेक्स्ट से थोड़ा बाहर चला जाएगा। ठीक है, प्रिज्म पे डिस्कस नहीं करते हैं, यही एक दो चीजें डिस्कस करते हैं जो कि TIR के ऊपर पूछा गया था। ठीक है, सो ये है तुम्हारा TIR का सिचुएशन। ठीक है, यहां पे रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्शन की प्रॉपर्टीज अब यहां पे फॉलो होगी। यहां पे ये रिफ्लेक्शन हो रहा है और यहां पे इन तीनों केसेस में ये रिफ्रैक्शन हो रहा है। सो यहां पे ये स्नेल्स लॉ फॉलो करेगा इन तीनों केसेस में, और यहां पे ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और वहां पे फॉलो करेगा N1 sin I इज इक्वल टू N2 sin R, जो स्नेल्स लॉ बेसिकली होता है। ठीक है, ठीक है। सो कुछ क्वेश्चन बस देख लेते हैं इस पे फटाफट, जो भी मैंने अभी लेंस और मिरर के बारे में बताया था उसी पे फटाफट ये सवाल देख लेते हैं। सो सबसे पहला सवाल देखते हैं, इफ द इमेज फॉर्म्ड बाय ए थिन कन्वेक्स लेंस ऑफ पावर P, सो पावर जो होता है वो होता है 1 फोकल लेंथ, ये होता है पावर इन डायोप्टर्स। फोकल लेंथ अगर मीटर में डालोगे तो पावर तुमको डायोप्टर्स में निकल के आएगा, जो कि होता है 1 फोकल लेंथ। सो कॉन्वेक्स लेंस का पावर जो है वो है P, हुज मैग्निफिकेशन इज M, मैग्निफिकेशन यहां पे लैटरल मैग्निफिकेशन की बात हो रही है। देन इमेज डिस्टेंस V इज, सो यहां पे सबसे पहले लगाओ लेंस फॉर्मूला 1/v माइनस 1/e इज इक्वल टू 1/f। सो 1/f की जगह पे मैं यहां पे रख सकता हूं P। सो अपने को इमेज डिस्टेंस चाहिए, सो इमेज डिस्टेंस मतलब अपने को ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहां पे हटाना पड़ेगा। सो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हटेगा इस M के फॉर्मूले से, M इज इक्वल टू V/u है, इसका मतलब U की वैल्यू जो है वो V/m होगा, इसको डालो इसमें। सो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/v माइनस m/v इज इक्वल टू P। सो 1/v इज इक्वल टू P बाई 1 माइनस m, ऊपर से 1 माइनस m कॉमन आ गया, सो इस वजह से V की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस m बाई P। सो करेक्ट आंसर जो आएगा वो आएगा ऑप्शन ए। ठीक है, सो इस तरीके से तुम इसको सॉल्व कर सकते हो, लेटरल मैग्निफिकेशन और लेंस फॉर्मूला का यूज करके इस तरीके से ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ये एक सिंपल सा क्वेश्चन आया था अभी 2 या 3 साल पहले ये आया था एक क्वेश्चन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है ये। सो ये क्वेश्चन देखो, इसमें लेंस और मिरर दोनों को मिला करके ये सवाल बनाया गया है, लेंस भी है और प्लेन मिरर भी है। ठीक है, सो क्वेश्चन देखो, अ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट इज प्लेस्ड एट 2f फ्रॉम अ कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ f। ठीक है, सो एक कन्वर्जिंग लेंस है यहां पे और एक ऑब्जेक्ट है यहां पे 2f डिस्टेंस पे। ठीक है, ये डिस्टेंस जो है तुम्हारा 2f है, इसका फोकल लेंथ है f। A flat mirror is placed on the other side of the lens, on the other side of the lens at a distance d। तो एक यहां पे फ्लैट मिरर है, ये डिस्टेंस जो है ये डिस्टेंस है d। ठीक है, on the other side of the lens such that rays reflected from the mirror are parallel after passing through the lens again। ठीक है, तो इस लाइन का स्टेटमेंट यही सबसे इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में। Rays reflected from the mirror are parallel after passing the lens again। मतलब हो क्या रहा है, ऑब्जेक्ट से लाइट निकला,
लाइट का रिफ्रैक्शन हुआ लेंस से, यहां से जो भी लाइट निकल रहा है उसका रिफ्लेक्शन होगा, यहां पे रिफ्लेक्शन से वापस लाइट आएगा, यहां पे रिफ्रैक्शन होगा, तो जो रिफ्रैक्टेड लाइट है वो बोला जा रहा है कि वो पैरेलली निकल रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है देखो, यहां पे लाइट यहां से यहां आया, रिफ्रैक्ट हुआ, यहां से यहां गया, रिफ्लेक्ट हुआ, यहां से यहां गया, रिफ्रैक्ट हुआ, और फाइनली जो यहां से लाइट निकला, दैट लाइट इज पैरेलल रेज यहां पे निकल रहे हैं। ठीक है, सो इफ f इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ d? सो सोच के बताओ ऐसा कब होगा? ऐसा कब होगा जब लाइट यहां से पैरेलली निकलेगी? कब वो सिचुएशन आएगा जब लाइट यहां से पैरेलली निकलेगी? जब यहां से जो भी लाइट आ रहा है वो फोकस से इसके पास होगा, जो भी लाइट यहां से रिफ्लेक्ट हो रही है, अगर वो लाइट इसके फोकस से पार हो रही है तो हम बोल सकते हैं कि रिफ्रैक्शन के बाद वो पैरेलल हो जाएगी। पैरेलल लाइट कन्वर्ज होती है फोकस पे, और अगर फोकस पे लाइट है तो रिफ्रैक्शन होने के बाद वो पैरेलल हो जाती है। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि यहां से लाइट जो भी रिफ्लेक्ट होकर आ रही है वो इसके फोकस पे गिरना चाहिए पहले? मतलब इसका जो रे डायग्राम है, रे डायग्राम कुछ दिखेगा ऐसे, ये हो गई पैरेलल। इसके फोकस पे आना चाहिए तभी ये पैरेलल होगा। तो अगर यहां पे अगर मान लो ये इमेज बन रहा है, ठीक है, इस मिरर का इमेज यहां पे बन रहा है क्योंकि सारा का सारा लाइट यहां पे कन्वर्ज हो रहा है, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि इस इमेज की वजह से ऑब्जेक्ट यहां पे होना चाहिए? प्लेन मिरर में ऑब्जेक्ट जितने डिस्टेंस आगे इधर की तरफ होता है उतने ही डिस्टेंस इधर इमेज का होता है। तो अगर प्लेन मिरर का इमेज यहां पे बन रहा है तो क्या प्लेन मिरर के लिए ऑब्जेक्ट यहां पे होना चाहिए? सो यहां पे होना चाहिए, मतलब ये डिस्टेंस अगर मान लो कुछ x है तो क्या ये वाला डिस्टेंस भी x होगा? ठीक है, अब जो ये वाला ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट इस लेंस का इमेज है इस ऑब्जेक्ट के लिए। मैं रिवर्स में जा रहा हूं, पीछे से जा रहा हूं मैं। ठीक है, फिर से देखो, मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं क्या कर रहा हूं मैं। मुझको पैरेलल लाइट चाहिए था, तो पैरेलल लाइट चाहिए था तो लाइट जो है फोकस से पार होना चाहिए। तो फोकस से अगर पार होना चाहिए, इसका मतलब यह है प्लेन मिरर का जो इमेज है यहां पे बनना चाहिए। प्लेन मिरर का इमेज यहां पे है, मतलब प्लेन मिरर का ऑब्जेक्ट यहां पे है। जो प्लेन मिरर का ऑब्जेक्ट है वो लेंस का इमेज है, उसके लिए जो ऑब्जेक्ट है वो ये वाला है। सो इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि इसका जो इमेज फॉर्मेशन है वो एक्चुअली में यहां पे हो रही है, ये बोला जा सकता है। बस यहां पे लेंस फॉर्मूला यूज कर लो, जो वैल्यू आना होगा आ जाएगा। यहां पे लेंस फॉर्मूला में 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f लगाऊं अगर, तो u की वैल्यू तो दी हुई है अपने को, वो है 1/2f माइनस साइन के साथ, और फोकल लेंथ f दी हुई है। इमेज डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं यहां पे। सो इमेज डिस्टेंस जो है वो है ये d प्लस x, मतलब ये हो जाएगा 1/d प्लस x। अब ये जो वैल्यू है ये तुम्हारा f है, तो क्या x की वैल्यू d माइनस एफ हो गया? x की वैल्यू d माइनस एफ हो गया, डाल दो इधर। सो इधर डाल दोगे तो कितना हो जाएगा? 1/d प्लस d माइनस एफ प्लस 1/2f इज इक्वल टू 1/f। फोकल लेंथ दे रखा है, क्या तुम्हें d की वैल्यू मिल जाएगी? यहां से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा यहां से। सो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा, और इसमें d की वैल्यू आती है निकल के 45 सेंटीमीटर। ठीक है, सो अगर नहीं समझ में आया तो मैं इसको फिर से एक्सप्लेन कर सकता हूं, लेकिन अप्रोच तुमको ऐसे करना होगा, रिवर्स से अप्रोच करना होगा तुम्हें। ठीक है, क्योंकि सामने से जाओगे तो समझ में नहीं आएगा कि क्या हो रहा है, लेकिन रिवर्स से जाओगे तो इजीली समझ में आएगा। मुझको पैरेलल लाइट चाहिए, फोकस से पार होना चाहिए। फोकस पे इमेज बन रहा है, मतलब ऑब्जेक्ट यहां पे है, ऑब्जेक्ट यहां पे है, मतलब उसका जो इमेज है वो यहां पे बन रहा होगा। इस वजह से लेंस फॉर्मूला यूज करो, और लेंस फॉर्मूला यूज करने के बाद तुमको ये क्वेश्चन सॉल्व होता हुआ दिख जाएगा।
ठीक है, समझ में आया? सो इसका रे डायग्राम अगर मैं आगे का ड्रॉ करूं, यहां से अभी यहीं तक ड्रॉ किया था, तो आगे का अगर मैं ड्रॉ करूं तो ये दिखेगा कुछ इस तरीके से। ये यहां से जाएगा, यहां से जाएगा, ये इधर रिफ्लेक्ट होगा, फिर ये यहां से वापस ऐसे लौटेगा। थोड़ा सा एब्रप्ट डायग्राम है, थोड़ा सा और क्लियरली बनाया जा सकता था, लेकिन ओवरऑल तुम मैसेज यहां पे समझो कि क्या हो रहा है। यहां से लाइट निकल रही है, यहां पे कन्वर्ज हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है, और फिर रिफ्रैक्ट होकर के बाहर आ रही है। तो एक पॉइंट सोर्स से हजारों लाइट निकाला जा सकता है, एक पॉइंट सोर्स से हजारों लाइट निकाले जा सकते हैं। एक पैरेलल निकाला जा सकता है, एक फोकस से पार होता हुआ निकाला जा सकता है, कैसे भी निकाला जा सकता है। कोई भी दो लाइट ले लो, उससे तुम्हारा इमेज फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, सो ये क्वेश्चन था इस पे, लेंस एंड मिरर दोनों पे। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सो ये क्वेश्चन है जो अपेरेंट डेप्थ के ऊपर आया था। तो पढ़ो क्वेश्चन, देखो क्या है ये। अ ग्लास बीकर इज फिल्ड विथ वाटर अप टू 5 सेंटीमीटर। सो यहां पे ग्लास बीकर है और 5 सेंटीमीटर तक इसमें पानी भरा हुआ है। ठीक है, इट इज केप्ट ऑन द टॉप ऑफ ए 2 सेंटीमीटर ग्लास थिक स्लैब। तो यहां पे ग्लास स्लैब है जो कि 2 सेंटीमीटर का है, यहां पे पानी है और यहां पे ग्लास का स्लैब है। ठीक है, व्हेन अ कॉइन इज केप्ट एट द बॉटम ऑफ द ग्लास स्लैब, तो एक कॉइन को रखा जा रहा है यहां पे, ये है कॉइन। सो व्हेन अ कॉइन इज केप्ट एट द बॉटम ऑफ द ग्लास स्लैब इज व्यूड एट द नॉर्मल इंसिडेंस, तो यहां से कोई ऑब्जर्वर जो है इसको देख रहा है, फ्रॉम above the beaker, its apparent depth from the water surface is d सेंटीमीटर। तो इस सरफेस से जो इसका डेप्थ आ रहा है वो आ रहा है d सेंटीमीटर, देन द वैल्यू ऑफ d इज क्लोज टू। सो यहां पे देख सकते हो इसका जो एक्चुअल डेप्थ है वो इतना है, अपने को एपरेंट डेप्थ निकालना है। ठीक है, सो एपरेंट डेप्थ यहां पे निकाल सकते हैं, लेकिन यहां पे एक मीडियम नहीं है, 2 मीडियम है। सो डी एपरेंट जो होगा वो हो जाएगा डी एक्चुअल NR अपॉन NI, ये तो होगा, लेकिन यहां पे 2 मीडियम है, इस वजह से मुझको इसको 2 पार्ट्स में ब्रेक करना होगा। सो एक पार्ट बनेगा डी एक्चुअल में 2 सेंटीमीटर से रिलेटेड, 2 सेंटीमीटर NR अपॉन NI, और एक बनेगा 5 सेंटीमीटर से रिलेटेड, 5 सेंटीमीटर से रिलेटेड NR अपॉन NI, NR डैश अपॉन NI। दोनों मीडियम को अलग अलग ब्रेक कर दिया मैंने। सो डालो अब वैल्यूज। हवा में जा रहा है, सो NR की वैल्यू 1 और NI ये कौन सा है, ये 2 सेंटीमीटर कौन सा है, ये ग्लास स्लैब है, तो ग्लास स्लैब का कितना दे रखा है 1.5। सो 2 इंटू 1 बाई 1.5, और 5 वाले के लिए 1 बाई 1.33। इसको कैलकुलेट कर लो, डी अपेरेंट की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी। ठीक है, सो डी अपेरेंट की वैल्यू तुमको मिलेगी 5.1 सेंटीमीटर के आसपास। ठीक है, सो ये अपेरेंट डेप्थ के ऊपर ऐसा एक सवाल था। ठीक है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? 2 मीडियम थे, इस वजह से दोनों को मैंने अलग अलग ब्रेक कर लिया है, ग्लास स्लैब का अलग और वाटर का अलग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सो ये सवाल देखो, ये सवाल किसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड नहीं है, ये कॉमन सेंस से रिलेटेड है। पढ़ो सवाल को, क्या लिखा हुआ है। फ्रॉस्टेड ग्लास, फ्रॉस्टेड ग्लास समझते हो, जो ट्रांसलूसेंट इमेज देता है, मतलब तुमको साफ साफ दिखाई नहीं पड़ता। कैसा होता है वो, तुमने देखा जैसे वो होता है ना, पेपर्स आते हैं बहुत सारे, क्या बोलते हैं उसको, ट्रांसलूसेंट पेपर नहीं आता है, बटर पेपर। बटर पेपर जो होता है, बटर पेपर जो होता है वो ट्रांसलूसेंट इमेज शो करता है। सो वही है तुम्हारा ये फ्रोस्टेड ग्लास। ठीक है, सो फ्रोस्टेड ग्लास वैसे ट्रांसलूसेंट होता है, आर पार दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन लाइट जरूर पास होते हुए दिखती है। सो फ्रोस्टेड ग्लास इज वाइडली यूज्ड फॉर ट्रांसलूसेंट विंडोज। द रीजन वेयर अ ट्रांसपेरेंट adhesive tape is stuck over the frosted glass becomes transparent। तो बोला जा रहा है कि एक यहां पे फ्रोस्टेड विंडो है और इसके ऊपर एक
ट्रांसपेरेंट एडहेसिव टेप को चिपकाया जा रहा है। तो यहां पे एक टेप को ऐसे चिपकाया जा रहा है। सो इसमें यह बोला जा रहा है कि इट बिकम्स ट्रांसपेरेंट। जहां पे भी टेप को चिपकाओगे वो वाला पार्ट जो है ट्रांसपेरेंट हो जाता है। ये तुम चिपका के भी देख सकते हो। जो भी ट्रांसपेरेंट विंडो है उसके दोनों तरफ व्हाइट टेप को चिपका देना, तो वो जो सेक्शन होगा वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। सो ये वाला जो सेक्शन है ये ट्रांसपेरेंट हो जा रहा है। ठीक है। देन द मोस्ट रीजनेबल एक्सप्लेनेशन फॉर दिस इज, ऐसा क्यों हो रहा है? डिफ्यूजन ऑफ एडहेसिव ग्लू इनटू ग्लास। जो यहां पे ग्लू है वो ग्लास के साथ डिफ्यूज हो जा रहा है, इस वजह से। केमिकल रिएक्शन एट एडहेसिव टेप ग्लास इंटरफेस, यहां पे कुछ केमिकल रिएक्शन हो जा रहा है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एडहेसिव ग्लू इज क्लोज टू दैट ऑफ ग्लास। ये जो टेप है और ये जो ग्लास है इन दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नियर अबाउट सेम है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। या लास्ट, एडहेसिव टेप इज मोर ट्रांसपेरेंट देन ग्लास। सो तुम सोच के बताओ कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। सो इसमें से करेक्ट ऑप्शन जो है वो सी है। इन दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नियर अबाउट सेम होता है, इस वजह से ये ट्रांसपेरेंट हो जाता है। तो बिना टेप लगाए फिर ट्रांसपेरेंट क्यों नहीं है फिर? हाँ, ये जो फ्रोस्टेड विंडो होता है ये इसमें रिफ्लेक्शन इरेगुलर होता है। मतलब ये जो सरफेस होता है वो थोड़ा सा खुरदरा सा होता है। तुम कभी छू के देखना, जो ट्रांसलूसेंट यूजुअली जो सरफेस होता है वो साफ साफ नहीं दिखता है, वो डॉटेड डॉटेड दिखते हैं। रिफ्लेक्शन वहां पर रेगुलर नहीं होता है, इस टाइप का रिफ्लेक्शन होता है। कुछ इधर जा रहा है, 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 इस तरीके का कुछ रिफ्लेक्शन होता है यहां पे। इस वजह से लाइट जो है वो कंप्लीटली एंटर नहीं कर पाती है। लेकिन जैसे ही इस पे टेप लगाओगे ये एकदम स्मूथ सरफेस हो जाएगा। स्मूथ सरफेस हो जाएगा तो इजीली एंटर कर पाएगा। एक बार एंटर कर गया तो ये ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। इस वजह से करेक्ट ऑप्शन सी है। ठीक है, समझ में आया? सो ये लास्ट ईयर का ही शायद क्वेश्चन था, ये 2019 में आया था, ये मतलब पिछले से पिछला साल। ठीक है, ये क्वेश्चन भी है कॉमन सेंस के ऊपर, ये अभी जैसे मैंने एक्सप्लेन किया है उसी के ऊपर है ये। सो ये क्वेश्चन भी देखो, हॉलो लेंस इज मेड ऑफ थिन ग्लास, ठीक है, एंड इन द शेप ऑफ अ डबल कॉन्केव लेंस। सो डबल कॉन्केव लेंस मतलब ये तुम्हारा लेंस है। इट कैन बी फिल्ड विथ एयर, वाटर ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 और CS2 ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.6। ये कोई अलग टाइप का लिक्विड है जो 1.6 जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो बोला जा रहा है कि इसको जो है इन तीनों में से किसी से भी फिल किया जा सकता है। इट विल एक्ट एज अ डाइवर्जिंग लेंस इफ इट इज। तो इसको डाइवर्जिंग बिहेव करवाना है। बताओ कैसे डाइवर्जिंग बिहेव कराएंगे? पहले कॉन्सेप्ट बताओ, इसको डाइवर्जिंग कैसे बिहेव कराएंगे? डाइवर्जिंग बिहेव कराने के लिए अगर मान लो ये N1 है, ये N है और ये N1 है, तो क्या कंडीशन लगेगा? N इज ग्रेटर देन N1, तो ये डाइवर्जिंग बिहेव करने लगेगा नॉर्मली जैसे बिहेव करता है। इसका जो नेचुरल इंस्टिंक्ट है वो डाइवर्ज करने वाला ही है। तो अगर अंदर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाहर वाले से कम हो गया तो अपने आप, सॉरी ज्यादा हो गया तो अपने आप ये डाइवर्ज करने लगेगा। अगर तुमने उल्टा कर दिया, अंदर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाहर वाले से कम कर दिया, तब ये कन्वर्जिंग बिहेव करने लगेगा। ठीक है, सो अपने को डाइवर्जिंग बिहेव कराना है, इस वजह से n शुड बी ग्रेटर देन N1। अब देखो किसमें n इज ग्रेटर देन N1? फिल्ड विथ एयर एंड इमर्ज इन वाटर, अंदर हवा है और बाहर पानी है। क्या n इज ग्रेटर देन N1 हो रहा है? नहीं, गलत हो गया ये। फिल्ड विथ वाटर एंड इमर्ज इन CS2, ये भी गलत हो गया। अंदर पानी है और बाहर CS2 है, गलत हो गया ये। फिल्ड विथ एयर एंड इमर्ज इन CS2, ये भी गलत हो गया। फिल्ड विथ CS2 एंड इमर्ज इन वाटर, ये सही हो गया। सो करेक्ट ऑप्शन डी होगा। सो इस तरीके से ये सवाल पूछा गया था। ठीक है, सो एक लास्ट प्रॉब्लम है ये, बस ये ऑप्टिक्स के ऊपर लास्ट ही सवाल होगा। हाँ, बस एक लास्ट सवाल है, ये एक अच्छा प्रॉब्लम था, बस इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो यहां पे देखो 3 रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स है,
सॉरी, अ रेक्टेंगुलर ब्लॉक इज कंपोज्ड ऑफ 3 डिफरेंट ग्लास प्रिज्म। सो यहां पे देखो 3 प्रिज्म है, μ1, ये μ2 और ये μ3। सो 3 ऐसे प्रिज्म से ऐसे ये बनाया गया है, ठीक है। इसमें प्रिज्म का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा है, इसमें डायरेक्टली रिफ्रैक्शन ही लग रहा है, ठीक है। विथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, μ2 एंड μ3 एज शोन इन द फिगर बिलो। नाउ a ray of light incident normal to the left face, ray of light incident normal to the left face emerges normal to the right face, नॉर्मली जा रहा है और नॉर्मली निकल भी रहा है। देन व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन μ1, μ2 एंड μ3? हम लोग इन तीनों के बीच में रिलेशन बताना है, ठीक है। सो रिलेशन निकालने के लिए इसका रे डायग्राम बस ड्रॉ करते हैं, उसी से इसका रिलेशन आ जाएगा। सो ये जो लाइट है ये आगे बढ़ा, आगे बढ़ने के बाद इसका रिफ्रैक्शन होगा इस पॉइंट पे, इसका रिफ्रैक्शन होगा इस पॉइंट पे, इसका फिर से रिफ्रैक्शन होगा इस पॉइंट पे और ये ऐसे आगे निकल जाएगा। सबको दिख रहा है? लाइट ऐसे गया, रिफ्रैक्ट हुआ और फिर सीधे निकल गया, ठीक है। सो पहले वाले जंक्शन पे मैं स्नेल्स लॉ यूज करता हूं, ठीक है। सो देखो इस जंक्शन पे स्नेल्स लॉ लगाने की तो जरूरत है नहीं, क्योंकि 0 पे जा रहा है तो 0 पे ही निकलेगा। n sin 0 इज इक्वल टू n2 sin r, सो r इज 0। सो यहां पे लगाने की जरूरत नहीं है, स्नेल्स लॉ मैं इस पॉइंट पे लगा रहा हूं। सो n1 μ1 sin i इज इक्वल टू μ2 sin r, ये इस जंक्शन पे, इस जंक्शन का नाम दे देते हैं। ये जंक्शन जो है यहां पे है पॉइंट ए, ये पॉइंट ए पे है। और दूसरा पॉइंट बी, सो पॉइंट बी पे निकलेगा μ2 sin i2, इसको मैं i1 बोल रहा हूं, इसको i2 बोल रहा हूं, इज इक्वल टू μ3 sin r2। i1 और r1, i2 और r2, इनकी वैल्यूज अपने को डालनी है, ये वहीं से सॉल्व हो जाएगा। सो देखो यहां पे थोड़ा सा ज्योमेट्री देखो, यहां पे ये इस टाइप की ज्योमेट्री है, यहां से लाइट एंटर हो रहा है, यहां पे इसका नॉर्मल है, ठीक है। और ये रिफ्लेक्ट होने के बाद ऐसे जा रहा है, ठीक है। सो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस ये है तुम्हारा i1, ठीक है। सो ये 90 डिग्री है, ठीक है। और ये रेक्टेंगुलर ब्लॉक है ना, ये तीनों विथ 3 डिग्री, अच्छा। सो ये 90 डिग्री है, लेंथ को बराबर बोल सकते हैं क्या? नहीं, एक मिनट रुक जाओ। सो ये i1 है, ठीक है। अपन मान लेते हैं इसका एंगल कुछ, अच्छा ये भी तो 90 डिग्री होगा और ये 90 डिग्री है, ठीक है। सो ये एंगल, ये तीनों 90 डिग्रीज है इसमें। अच्छा देखो, ये एंगल अगर अल्फा है तो ये वाला एंगल भी तो अल्फा ही है, प्रिज्म का एंगल। तीनों प्रिज्म एक ही है, तीनों प्रिज्म एक ही प्रिज्म से बनाया गया है, तो अगर ये एंगल अल्फा है तो ये भी एंगल अल्फा ही है, और इन दोनों का सम 90 डिग्री है, तो क्या अल्फा 45 हो गया? अल्फा इज इक्वल टू 45, तो क्या ये वाला एंगल भी 45 हो गया i1 की वैल्यू? सो i1 की वैल्यू यहां पे आ जाएगी 45। तो जो यहां से निकल रहा है ये भी 45 ही हो जाएगा उसी सेम प्रोसेस से। ये वाला एंगल अगर बीटा है तो ये वाला एंगल भी बीटा ही होगा, दोनों सेम एंगल से बने हुए हैं। ये एंगल बीटा है तो ये एंगल भी बीटा ही होगा, मतलब ये 45 हो जाएगा। सो अंदर का एंगल और बाहर का एंगल तो मिल गया अपने को, i1 और r2। अब r1 और i2 का हिसाब करना है। सो ये एंगल है तुम्हारा r1, ये 90 डिग्री है, और ये एंगल है तुम्हारा i2, ठीक है। तो अगर ये r1 है तो ये वाला जो होगा, क्या ये 90 माइनस r1 हो गया, और ये i2 है तो क्या ये वाला एंगल 90 माइनस i2 हो गया, ठीक है।
सो इस ट्रायंगल में देखो, ये 90 माइनस R1 और 90 माइनस I2 वाले ट्रायंगल में क्या मैं ये बोल सकता हूं कि 90 प्लस 90 माइनस I1, 90 माइनस R1 प्लस 90 माइनस I2, 90 माइनस I2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। 90 प्लस 90 माइनस R1 प्लस 90 माइनस I2 इज इक्वल टू 180। सो 90 90 और ये कटा, सो यहां से मैं बोल सकता हूं I2 प्लस R1 इज इक्वल टू 90। I2 प्लस R1 इज इक्वल टू 90। सो अगर I2 थीटा है तो क्या R1 90 माइनस थीटा है? I2 अगर थीटा है, I2 अगर थीटा है तो R1 जो होगा वो 90 माइनस थीटा हो जाएगा। सो इसको मैं लिख लेता हूं μ2 साइन 90 माइनस थीटा, और इसको मैं लिख लेता हूं μ2 साइन थीटा इज इक्वल 3 साइन R2। सो R2 और ये एक रिलेशन ये है। I1 पता चल चुका है 45 है, थीटा और ये कॉस थीटा, और ये जो है तुम्हारा 45 है। ठीक है, सो साइन और कॉस का यूज कर सकते हैं अपन सॉल्व करने के लिए। ठीक है, सो साइन और कॉस का यूज कैसे करेंगे? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है। सो उस तरीके से ये सॉल्व हो जाएगा। देखो आगे सॉल्व कर लेते हैं। सो इसको मैं मिटा रहा हूं। ठीक है, सो ये इक्वेशन देखो बनेगा μ1 बाई रूट टू इज इक्वल टू μ2 कॉस थीटा। सो यहां से मिल जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू μ1 बाई μ2 इंटू रूट टू। ये सबसे पहला इक्वेशन। और दूसरा इक्वेशन साइन थीटा इज इक्वल टू μ3 बाई μ2 इंटू साइन R2 मतलब रूट टू। ये बनेगा दोनों, इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सो यहां पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है। सो इस वजह से हम लोग ये लिख सकते हैं कि μ3 बाई μ2 रूट टू का स्क्वायर प्लस μ1 बाई μ2 रूट टू का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सो μ2 यहां पे कॉमन आ रहा है, उसको उधर भेज दो। सो यहां से लिखा जा सकता है μ3 स्क्वायर प्लस μ1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 μ2 स्क्वायर। सो करेक्ट ऑप्शन आएगा तुम्हारा ऑप्शन सी, μ1 स्क्वायर प्लस μ3 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 μ2 स्क्वायर। इस तरीके से। ठीक है, सो इस तरीके क्वेश्चंस आते हैं ऑप्टिक्स से। ठीक है, रे डायग्राम से रिलेटेड और रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन से रिलेटेड। ठीक है, आसान नहीं है, ये नहीं बोलूंगा कि बिल्कुल ही आसान है, लेकिन ये भी है कि ऐसा नहीं है कि तुम सॉल्व नहीं कर सकते हो। इस लेवल पे भी सॉल्व बिल्कुल आसानी से कर सकते हो। ठीक है, सो ऑप्टिक्स के अलावा बस एक ये छोटा सा पार्ट है रेडियो एक्टिविटी का। अभी तक इस पे कभी सवाल पूछा नहीं गया है, फ्यूजन और फ्यूजन पे भी सवाल नहीं आया है। ठीक है, जो इस पार्ट से सवाल आया है वो हमेशा केमिस्ट्री से इन्फ्लुएंस्ड रहता है। ठीक है, जो तुमने एटॉमिक स्ट्रक्चर वगैरह में पढ़ा होगा, एटॉमिक स्ट्रक्चर और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वगैरह में, तो वो उतने इंफॉर्मेशन से इसके सवाल जो है कर लोगे। लेकिन एक ऐसा टॉपिक है रेडियो एक्टिविटी वाला पार्ट जिस पे सवाल आया नहीं है कभी, लेकिन मैं बता देता हूं क्योंकि सवाल शायद आ जाए। ठीक है, सो रेडियो एक्टिविटी न्यूक्लियर फिजिक्स का पार्ट है या फिर मॉडर्न फिजिक्स का पार्ट है, जो फिर से 12th के अंदर ही पढ़ोगे तुम। सो इसमें सिंपली दो फॉर्मूलेज याद रखना। मान लो अगर कोई एटम है, कोई एटम है यहां पे A और वो डिके होकर के B में जाए, यहां पे डिके हो रहा है। यह रेडियो एक्टिविटी का मतलब यही होता है, डिके होना। A डिके होकर के B में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, सो अगर t इक्वल टू 0 पे इस पे टोटल नंबर ऑफ जो एटम्स थे या टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई जो थे वो मान लो n0 था और यहां पे ये 0 था।
इक्वल टू टी पे मान लो इस पे टोटल न्यूक्लियाई जो बच रहा है वो है n, तो ये जो नंबर ऑफ यहां पे एटम या न्यूक्लियाई जो बनेगा वो बनेगा n नॉट माइनस n। t इक्वल टू 0 पे इसके पास टोटल था n नॉट, और t इक्वल टू टी पे इसके पास बचा n, तो n नॉट में से n बचा है, तो कितना डिके हो गया, n नॉट माइनस n, और जो डिके हो रहा है वो डिके होकर के b में जा रहा है, इस वजह से इसमें जो बनेगा ये बनेगा n नॉट माइनस n के बराबर। सो इस रिएक्शन के लिए हम लोग ये बोलते हैं dn by dt is directly proportional to n minus dn by dt is the rate of decay of A, rate of disintegration of A। इसको इस तरीके से हम लोग स्टेटमेंट में या फिर इस तरीके का लैंग्वेज यूज करते हैं। यहां पे रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, या फिर रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई। n इज द नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई, n नॉट माइनस n ये डिके हो चुका है। सो रेट ऑफ disintegration is directly proportional to number of active nuclei, that is n। सो इस प्रोपोर्शनैलिटी को मैं हटाऊं यहां पे, तो माइनस dn बाई dt को मैं लिख सकता हूं यहां पे लैम्डा इंटू n, वेयर लैम्डा इज डीके कांस्टेंट। ठीक है, सो इसको सॉल्व करोगे तो यहां से n की वैल्यू तुमको मिलेगी n नॉट ई रेस टू पावर माइनस लैम्डा टी। इसको इंटीग्रेट करोगे, इंटीग्रेट करने के बाद तुमको ये सॉल्यूशन मिलेगा। सो n इज इक्वल टू n नॉट माइनस लैम्डा टी इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस रिएक्शन, ये रेडियो एक्टिविटी रिएक्शन। जहां पे n नॉट है ओरिजिनल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, n जो है वो नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई है t टाइम पे, लैम्डा इज द डीके कांस्टेंट। ठीक है, सो इसमें एक हाफ लाइफ डिफाइन होता है। हाफ लाइफ मतलब वो टाइम जिस टाइम में आधा न्यूक्लियाई जो है, आधा नंबर ऑफ न्यूक्लियाई वो डीके हो चुका है। हाफ लाइफ मतलब ओरिजिनल का आधा डीके हो चुका है। टाइम ड्यूरिंग विच half nuclei has decayed। सो इसकी जो वैल्यू आती है वो आती है ln2 अपॉन लैम्डा। हाफ लाइफ ln2 अपॉन लैम्डा के बराबर होता है, जहां पे लैम्डा फिर से डीके कांस्टेंट के बराबर है। ठीक है, सो इसमें यही दो इंफॉर्मेशन याद रखना है, एक तो ये एक्सप्रेशन और एक ये हाफ लाइफ का। ठीक है, एक और तीसरा रिलेशन मैं बता देता हूं जल्दी से, ln2 बाई लैम्डा। ठीक है, सो इसमें एक रिलेशन और बस याद रखना, इसको मैं हटा रहा हूं। रिलेशन ये है, आफ्टर फर्स्ट हाफ लाइफ, एक हाफ लाइफ स्पेंड होने के बाद n0/2 बचेगा। n0 में से n0/2 साफ हो चुका है, तो n0/2 बचेगा। आफ्टर सेकेंड हाफ लाइफ, अगर मैं दूसरा हाफ लाइफ देखूं तो यहां पे बचेगा n0/2 स्क्वायर। इतना बचेगा, पहले n0/2 हाफ लाइफ के बाद इतना बचेगा, दूसरे हाफ लाइफ के बाद n0/4 बचेगा, तीसरे हाफ लाइफ के बाद n0/2 क्यूब बचेगा। इस तरीके से n हाफ लाइफ के बाद n0/2 रेज़ टू पावर n बचेगा। सो इसको जीरो होने में इंफिनिटी टाइम लगेगा। मतलब एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को 100% डिके होने में इंफिनिटी टाइम लगता है। ठीक है, इस वजह से तुमने पढ़ा होगा कि जो हिस्टोरियंस होते हैं या जो मतलब जो रॉक स्पेशलिस्ट होते हैं, वो रॉक को देख करके ही उनका एज बता देते हैं कि कितने साल पुराना होगा। ऐसा कभी पढ़ा होगा तुमने कि
इस रॉक का जो एज है इतने 100 साल पुराना होगा, ऐसा प्रेडिक्शन दिया जाता है। वो जो प्रेडिक्शन है वो इसी एक्सपेरिमेंट के थ्रू दिया जाता है। सब्सटेंस कलेक्ट करके उसका हाफ टाइम नोट किया जाता है कि कितने टाइम में ये डिके हो रहा है, और उसी के बेसिस पे प्रेडिक्शन दिया जाता है। ये तुम पढ़ोगे न्यूक्लियर फिजिक्स में आगे, ये सब अभी अपने काम का नहीं है, लेकिन यहां पे बस ये ध्यान रहे कि पहले हाफ लाइफ में आधा बचेगा, दूसरे हाफ लाइफ में n0/4, तीसरे हाफ लाइफ में ये, और n हाफ लाइफ में फिर इतना बचेगा। सो इंफिनिटी टाइम लगेगा किसी भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को कंप्लीटली डिके होने के लिए। ठीक है, सो ये एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट था रेडियो एक्टिविटी के ऊपर, इसको बस याद रखना, इस पे सवाल तो आया नहीं है वैसे। ठीक है, सो यहां पे अपना ये जो पूरा डिस्कशन है यहीं पे कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, बहुत सारे पार्ट्स ऐसे होंगे जो डिस्कस नहीं हो पाए हैं। ठीक है, क्योंकि सिलेबस जो है बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल है, कहां से क्वेश्चन आ जाएगा कहां से क्वेश्चन नहीं आएगा ये अपने को अंदाजा नहीं है। लेकिन मोटे मोटे तौर पे जो जो चीजें पिछले 5 साल 6 साल में आई है वो चीजें मैंने मैक्सिमम तरीके से कोशिश करी है कि कवर हो जाए। ठीक है, सो उन वीडियोस को एक बार जरूर देख लेना। ज्यादा वीडियोस नहीं बने हैं फिजिक्स पे, 5 या 6 वीडियोस ही बने होंगे, या ज्यादा ज्यादा 8 वीडियोस बने होंगे, और वैसे ही केमिस्ट्री और मैथ्स पे भी वैसे ही 7-8 वीडियोस बने होंगे। वो 7-8 वीडियोस देखने के बाद ही केवीपीआई अटेम्प्ट करने जाना। ठीक है, बट बस एक ऊपर ऊपर का नॉलेज बस रहे, उसके बाद वहां पे अपना बस कॉमन सेंस लगाओ जाने के बाद। मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि तुमको आए तभी तुम सॉल्व करो, थोड़ा कॉमन सेंस का यूज करने की कोशिश करो, आउट ऑफ द ब्लू सोचने का कुछ कोशिश करो, उससे क्वेश्चन जरूर सॉल्व हो पाएगा फिर। ठीक है, सो कट ऑफ क्लियर करने पे फोकस रखना, 100% सॉल्व करने पे फोकस मत रखना। कट ऑफ 50% के आसपास जाता है, 50% अगर तुमने सॉल्व कर लिया इतना समझ लो कि कट ऑफ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सो मैं यहीं पे क्लास को एंड करता हूं इसी के साथ। तुम बस प्रीवियस वीडियोज एक बार जरूर देखना, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जितना ज्यादा हो सकता है उतना ज्यादा बस करके जाना। ठीक है, सो क्लास यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू।